नमस्ते दोस्तों, पीआर नॉवल 2.0 में आपका स्वागत है। यहाँ आपको दिल छू लेने वाली रोमांस की कहानियाँ, रोंगटे खड़े कर देने वाली बदले की गाथाएं, डरावनी और रहस्यमयी डरावनी कहानियाँ और कल्पना से भरी पुनर्जन्म की अद्भुत कल्पनाएं सुनने को मिलेंगी। ये सभी कहानियाँ आपको एक ऐसी दूसरी दुनिया में ले जाएंगी जहाँ हर मोड़ पर रोमांच और भावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप हमारी कहानियों के जादू में खो जाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी काल्पनिक दुनिया का हिस्सा बने। हेलो फ्रेंड, पीआर नोवेल सीरीज़ पे आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर आपको सुनने मिलेगा लव स्टोरी, हार्ट स्टॉपिंग ड्रामा, रोमांस, थ्रिलिंग फैंटेसी, रिवेंज स्टोरीज़। अगर स्टोरी आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। थोड़ी देर गले लगने के बाद ऋषभ अवनी से अलग हुआ और बोला, अवनी अब तो साइन करोगी ना? अवनी थोड़ा सोचते हुए बोली, हाँ पर मेरी कुछ शर्तें हैं। ऋषभ अवनी की गोद में सिर रख सोफे पर लेटते हुए बोला, मुझे पता था शेरनी इतनी आसानी से तो शादी के लिए मानोगी नहीं, वैसे क्या शर्तें हैं स्वीट हॉट? अवनी उसके बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर बोली, अरे वाह, बड़े अच्छे से जानते हो मुझे। फिर वो आगे बोली, मेरी पहली शर्त यह है कि तुम मेरे बारे में किसी को नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ। ये बात सिर्फ विवान और तुम तक ही रहनी चाहिए। बोलने के बाद वो ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने अपनी पलकें झपकाकर आगे बोलने का इशारा किया। अवनी ने आगे कहा, दूसरी, तुम कभी भी मुझे फोर्स नहीं करोगे कि मैं तुम्हारी सवालों का जवाब दूं। और तीसरी, मैं जैसे अपनी लाइफ पहले जीती थी अभी भी वैसे ही जियोगी। अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तो शादी के लिए रेडी हूँ। ऋषभ ने सारी शर्तें सुनकर बोला, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है पर लास्ट वाली नहीं, तुम जैसा मैं चाहूंगा वैसे ही जियोगी। अवनी जवाब में कुछ बोलने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसके होठों पर उंगली रख दी और बोला, अब और कुछ नहीं सुनूंगा, मैंने तुम्हारी सारी शर्तें मानी, एक मेरी भी माननी होगी। अवनी को समझ आ गया था ऋषभ अब उसकी नहीं सुनेगा। उसने उसका हाथ हटा लिया और बोली, अच्छा ठीक है, लाओ मुझे पेपर दो। ऋषभ अवनी की बात सुन खुश हो गया और जल्दी से उसकी गोद से उठा और टेबल से पेपर उठा अवनी को देते हुए बोला, जल्दी साइन करो इस पर। वो इतना खुश था कि वो अपनी खुशी छुपा तक नहीं पा रहा था। आज उसे उसकी लाइफ का सबसे कीमती साथी जो मिलने वाला था। अवनी ने भी हाँ में सिर हिला दिया और फाइल ले उसमें साइन करने लगी। साइन कर उसने पेपर ऋषभ को दे दिए और पेपर के साथ ही एक प्यारी सी स्माइल भी दी। ऋषभ ने भी एक स्माइल दी और पेपर लेकर देखने लगा। सब देखने के बाद उसने अवनी की तरफ देख अपनी इंटेंस नजरों के साथ कहा, कॉन्ग्रेट्स मिसिस कुंद्रा। फिर पेपर वापस टेबल पर रख दोबारा अवनी की गोद में लेट गया और उसकी पेट में मुंह घुसाकर बोला, आई लव यू अवनी दिल, मैं आज कितना खुश हूं मैं बता नहीं सकता। अवनी ने भी उसके बोलों में हाथ फिरते हुए कहा, लव यू टू ऋषभ, मैं भी बहुत खुश हूँ। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि विवान अंदर आया और ऋषभ को इधर उधर देखने लगा। गेट की आवाज सुन अवनी ने गेट की तरफ देखा तो विवान थोड़ा परेशान लग रहा था और किसी को ढूंढ रहा था। असल में गेट अवनी के पीछे था और ऋषभ सोफे से पूरा ढका हुआ था, जिस वजह से ऋषभ उसे दिखाई नहीं दिया और वो बाकी जगह इसलिए देख रहा था क्योंकि ऋषभ अपनी चेयर पर नहीं था और वो और कहीं नहीं बैठता है। अवनी विवान को देख हैरानी के साथ उससे पूछी, क्या हुआ विवान, किसे ढूंढ रहे हो? विवान अवनी को देख बोला, मैं ऋषभ को ढूंढ रहा हूँ, एक इमरजेंसी आ गई है। ऋषभ जो सुकून से अवनी की गोद में लेटा हुआ था वो अपना एक हाथ ऊपर कर बोला, मैं यहाँ हूँ। विवान ने ऋषभ का हाथ देखा तो वो अवनी के सामने आया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो अचरज के साथ बोला, ऋषु तू अवनी की गोद में ऐसे क्यों लेटा है? ऋषभ उठा और सोफे पर बैठते हुए बोला, ऐसे से क्या मतलब है तेरा? मैं अपनी बीवी के गोद में जैसे चाहूँ वैसे सोऊं। अवनी ऋषभ के मुंह से बीवी सुन उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो कब से इसी के सपने देखा करती थी। विवान ऋषभ की बात सुन उसकी आंखें बाहर आने को थी। वो कभी कोमल को देखता तो कभी ऋषभ को। फिर वो अवनी को देख बोला, अवनी तुमने साइन कर दिया, वो भी बिना किसी बवाल के। इस बात पर अवनी और ऋषभ दोनों ने अपनी एक आईब्रो उठा उसे घूरने लगे, जिससे विवान डर गया और अपनी बात को सही करते हुए बोला, मेरा मतलब ये है तुम इतनी आसानी से कैसे मान गई? अवनी ऋषभ को देखते हुए बोली, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी करने में क्या हर्ज है? विवान अवनी का जवाब सुन हाँ में सिर हिला दिया। तभी पीछे से कोमल आके अवनी के गले लग गई और बोली, कॉन्ग्रेट्स अवनी, आखिरकार तूने अपना सपना पूरा ही कर लिया। असल में कोमल को भी रोहित का एक मैसेज आया था जो वो बताने अंदर आई थी और उसने भी ये सुन लिया था कि ऋषभ और अवनी ने शादी कर ली है। वो इस बात से हैरान और खुश दोनों थी। अवनी उसके मुंह पर हाथ रखते हुए धीरे से बोली, अबे पागल, देखकर तो बोला कर। फिर वो ऋषभ को देखने लगी जो उसे इस वक्त घूर रहा था, जिसे देख अवनी ने अपने दांत दिखा दिए। अवनी ने भी कब से ऋषभ को पाने के सपने संजो रखे थे और ये बात कोमल भी जानती थी, पर इतनी आसानी से अवनी कैसे ऋषभ से हाँ कर देती? आखिर लड़की है भाई, थोड़े बहुत नखरे तो चलते ही है। कोमल अवनी की बात सुन वापस से नॉर्मल हुए और ऋषभ के सामने अपना हाथ आगे कर बोली, कॉन्ग्रेट्स ऋषभ, आखिर अवनी की नाराजगी दूर कर ही दी तुमने। ऋषभ ने भी कोमल से हाथ मिलाया और बोला, ये तुम किसी सपने की बात कर रही थी? कोमल ने एक बार अवनी को देखा जो ना में सिर हिला रही थी।
फिर ऋषभ को देख स्माइल के साथ बोली, वो क्या है न ऋषभ, अवनी का सपना था तुमसे शादी करने का और वो तुमने आज पूरा कर दिया। ऋषभ कोमल की बात सुन बोला, अच्छा बस इतनी सी बात। कोमल ऋषभ की बात को बीच में करते हुए बोली, नहीं ऋषभ, सिर्फ इतना ही नहीं है, उसने तो पूरी प्लानिंग कर ली है, यहाँ तक कि बच्चों के नाम तक रख लिए हैं। ऋषभ कोमल की बात सुन आंखें बड़ी कर अवनी को देखने लगा, जो शर्म के मारे अपना सिर नीचे कर रखी थी। ऋषभ अवनी को देख परेशान करते हुए बोला, अरे वाह बीवी, तुम तो मुझसे भी आगे का सोचकर बैठी हो। और इतना बोल वो हंसने लगा। अवनी जो सर नीचे कर शर्मा रही थी, वो ऋषभ की बात सुन आंखें भींच कर याद करने लगी जब उसने कोमल को ये सब बातें बताई थी और अपने आप को कोस रही थी, आखिर उसने कोमल को बताया है क्यों। फ्लैशबैक, यूएसए में मुलाकात के बाद अवनी पूरे रास्ते बस आरके के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि वो उसे कुछ जाना पहचान लग रहा था। वो जब वापस अपने अपार्टमेंट में आके सोई थी तब उस रात उसने सपने में देखा था कि उसकी और ऋषभ की शादी हो रही है और कुछ सालों बाद उनके 2 बच्चे भी हुए थे। अगली सुबह जब अवनी उठी थी तब उसे रात का सपना याद आ रहा था और वो उसके बारे में सोच रही तभी कोमल का फोन आया। अवनी ने कोमल को सब बता दिया, जिस पर कोमल ने उसका खूब मजाक उड़ाया और हंसते हुए बोली, वो बस सपना है अवनी। इस पर अवनी चिढ़ते हुए बोली, हाँ पता है, पर यार काश वो सपना सच हो जाए। ऋषभ कितना हैंडसम है, बिल्कुल जैसा मुझे लड़का चाहिए था वो बिल्कुल वैसा ही है। मैंने तो बच्चों के नाम तक सोच लिए हैं। कोमल ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, बड़ी फास्ट है यार अवनी, तुम तो एक ही दिन में उसके साथ पूरी जिंदगी ही बिता ली। और इतना बोल वो जोरों से हंसने लगी। फ्लैशबैक एंड फिर अवनी सिर ऊपर कर आंखें खोल बड़े एटीट्यूड के साथ बोली, हाँ सोचा था तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, और वैसे भी वो बस एक सपना था और कुछ नहीं। सब उसका इतना कॉन्फिडेंस देख दंग थे। ऋषभ को कुछ मस्ती सूझी और वो उसके पास आकर बोला, वैसे वो तुम्हारा सपना कुछ हद तक सच तो हो ही गया है, क्यों ना पूरी तरह से सच कर ले। और इतना बोला उसने एक आंख मारी। अवनी ऋषभ की बातों का मतलब समझ जल्दी से बोली, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मन ही में बोली, कितना ठरकी है, सबके सामने बोल रहा है। ऋषभ की बात सुन कोमल और विवान मन ही मन हंस रहे थे। सब अभी बात ही कर रहे थे कि ऋषभ को याद आया कि विवान कुछ जरूरी काम से आया था। वो विवान को देख अपनी सख्त आवाज में बोला, ये हंसना छोड़ो और ये बताओ कि किस इमरजेंसी की बात कर रहे थे तुम। विवान जो ये भूल ही गया था, वो कुछ काम से अंदर आया था। वो कुछ सोचते हुए अचानक बोला, अरे हाँ ऋषु, में तो भूल ही गया था। फिर उसने एक नजर अवनी और कोमल को देखा जो बड़े ध्यान से उसे देख रहे थे। फिर वापस ऋषभ को देखने लगा, मानो पूछ रहा हो सबके सामने बोलूं क्या। फिर जब ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया तो विवान ने एक गहरी सांस ली और थोड़ा सीरियस टोन में बोला, ऋषु, मल्होत्रास ने तुझे मरने के लिए एक खुफिया टीम तैयार की है। जिस तरह ऋषभ का बिजनेस हर सेक्टर में था, उसी तरह मल्होत्रा का भी बिजनेस हर सेक्टर में था। पर ऋषभ के बिजनेस स्किल्स की वजह से ऋषभ हमेशा उनसे आगे ही रहता था और यही कारण था कि ऋषभ और मल्होत्रास दोनों एक दूसरे के राइवल थे। ऋषभ विवान की बात सुन बड़े नॉर्मल वे में बोला, तो इसमें इतनी सीरियस होने की क्या बात है, मुझे मारने की कोशिश तो हर कोई मेरे पीठ पीछे करता ही है। विवान ऋषभ को आगे बताते हुए बोला, पर ऋषु बात यह है, उन्हें ये पता चल गया है कि तू कौन है और उन्होंने तुझे सामने लाने के लिए तेरी फैमिली का इस्तेमाल किया। वो तो वक्त रहते हमें पता चल गया और हमने उनकी टीम के कुछ आदमियों को पहले ही पकड़ लिया, पर वो लोग रुकने वाले नहीं है। विवान की बातें सुनकर ऋषभ की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई और उसकी नसें दिखने लगी। अवनी और कोमल ऋषभ को गुस्से में देख डर गई, क्योंकि वो बहुत भयानक लग रहा था। फिर भी अवनी हिम्मत कर ऋषभ के कंधों पर हाथ रख प्यार से बोली, ऋषभ। अवनी कुंद्रा और मल्होत्रास की दुश्मनी के बारे में जानती थी, पर उसे ये नहीं पता था कि मल्होत्रास ऋषभ की फैमिली को भी बीच में ले आएंगे, क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में किसी को दुश्मनी निकालनी हो तो भी वो कभी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ऋषभ जो गुस्से की वजह से बस फटने ही वाला था, वो अवनी की आवाज सुन शांत हुआ और बोला, अवनी तुम यही रहो, मुझे कुछ काम है, मैं निपटा के आता हूँ। फिर वो उठ के जाने लगा, तभी कोमल ऋषभ को रोकते हुए बोली, ऋषभ हमें भी कहीं जाना है। ऋषभ मुड़ा और कोमल की तरफ सवालियों नजरों से देख बोला, कहाँ जाना है। कोमल ने अवनी को देखा और आंखों से कुछ इशारा कर दिया। अवनी समझ गई और बातें बनाते हुए ऋषभ से बोली, वो हमें एक डील फाइनल करनी है, इसलिए हमें जाना होगा। ऋषभ ने भी ज्यादा सवाल ना पूछते हुए बोला, ठीक है, पर तुम्हारे साथ मेरे बॉडीगार्ड जाएंगे। अवनी मना करते हुए बोली, नहीं ऋषभ, मेरे बॉडीगार्ड काफी है मेरे लिए, तुम इन्हें अपने साथ ले जाओ, तुम्हें ज्यादा जरूरत है। ऋषभ ने सोचा अवनी सही बोल रही है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला और वापस मुड़कर जाने लगा। तभी अवनी को कुछ याद आया और वो ऋषभ को रोकते हुए बोली, ऋषभ मेरे आदमी। वो इतना ही बोल पाई होगी कि ऋषभ चलते हुए ही बोला, तुम्हारे सारे आदमी सही सलामत वापस अपनी जगह जा चुके हैं और तुम्हारे बेस पर से मेरे सारे आदमी जा चुके हैं। वो इतना बोलते बोलते बाहर चला गया। ऋषभ बाहर आके विवान को बिना देखे ऑर्डर देने वाले लहजे में बोला, अवनी के पीछे एक छोटी टीम भेजो और हाँ, उसे पता नहीं लगना चाहिए।
विवान ने ओके बोला और किसी को फोन कर कुछ समझाने लगा। हर हाल में अवनी ऋषभ के जाने के बाद कोमल को देखकर बोली, डैड ने इस बार क्या किया है? कोमल जवाब में बोली, अनल ने इस बार तो अपनी सारी हदें पार कर दी है। वो अब तक सिर्फ लोगों को मारना, ड्रग डीलिंग, लड़कियों की तस्करी, बस ऐसे ही काम करते थे। पर इस बार उन्होंने छोटे बच्चों के बॉडी पार्ट को बेचना शुरू कर दिया है। ना जाने कितने बच्चे इसका शिकार भी हो चुके हैं। अवनी कोमल की बात सुन अपने हाथों की मुठ्ठियां बंद कर गुस्से से बोली, डैड इस बार तो अपने हद पार कर दी है, इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। फिर वो कोमल को देखते हुए बोली, 1 घंटे में जो बच्चे जिंदा बचे हैं वो वापस अपने घर होने चाहिए और डैड के जीतने बेस है, सब पर बम लगा दो। कोमल ने फिक्र जताते हुए बोला, अगर हमने ऐसा किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्वीन ऑफ डार्क तुम ही हो। जवाब में अवनी ने एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, लग जाने दो पता, अब बहुत छुप लिया, पर लगता है अब सामने आकर ही दुनिया को देखना होगा। कोमल को समझ तो नहीं आया अवनी ऐसा क्यों कर रही है, पर उसने ओके बोलकर रोहित को फोन करके सब समझा दिया और वहां से जाने लगी। थोड़ी देर में दोनों ऋषभ के चॉपर से अपने बेस की तरफ चल दी। बाहर विवान ने फोन काटकर वापस से ऋषभ की तरफ देख बोला, ऋषभ, उन मल्होत्रास का क्या करना है? ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, जो सबके साथ होता है वही इनके साथ भी होगा। विवान समझ गया ऋषभ क्या बोलना चाहता है। उसने भी एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहा, हो जाएगा बॉस, और फिर वापस से किसी को फोन कर कुछ समझाने लगा। कुछ देर में दोनों भी अपने चॉपर में बैठकर कहीं निकल गए। दूसरी तरफ 45 मिनट बाद अवनी का चॉपर उनके बेस पर लैंड हुआ। सब ये देखकर हैरान थे कि अवनी आरके के पर्सनल चॉपर से कैसे आ रही है, पर किसी की हिम्मत नहीं हुए पूछने की। उनके उतरते ही रोहित अपना सिर झुकाकर बोला, बॉस, अपने जैसा ऑर्डर दिया था हमने वैसा कर दिया है। फिर एक रिमोट आगे करते हुए वो बोला, बस ये बटन दबाना रह गया है। अवनी ने फट से वो रिमोट ले लिया और अंदर अपने कंट्रोल रूम में चली गई। उसके पीछे रोहित, कोमल और उसकी टीम चल रही थी। अंदर आके वो रोहित की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे सब लाइव देखना है। रोहित ने वहां खड़े कुछ बंदों को इशारा किया। उन्होंने एक बड़ी से स्क्रीन ऑन कर दी जहां पर डेविड के सारे बेस की लाइव फोर्स चल रही थी। अवनी ने अपने हाथ में पकड़े रिमोट को देखा और बटन दबा दिया। बटन दबते ही डेविड के हर बेस में बॉम्ब ब्लास्ट होना शुरू हो गए। दूसरी तरफ सुनसान जंगलों के बीच एक बड़ी से हवेली थी। उसके अंदर बहुत सारे लोग सर झुका खड़े थे और हवेली के बीचों बीच ऋषभ एक किंग साइज चेयर पर बड़े शान से बैठा हुआ था। उसके सामने कई सारे लोग आधमरी हालत में चेयर पर बंधे हुए थे। उनमें से करीब 40 साल का एक आदमी गिड़गिड़ाते हुए बोला, आरके, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमें बिजनेस के बीच फैमिली को नहीं लाना चाहिए था, प्लीज हमें माफ कर दो। ऋषभ ने एक नकली हंसी हंसते हुए कहा, अरे बहुत जल्दी नहीं समझ आ गया। फिर वो अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, ये सब तो तुम्हें मुझसे उलझने से पहले सोचना चाहिए था, अब तो बहुत देर हो गई। ऋषभ की बात सुन वो आदमी फिर थोड़ा डराने वाले लहजे में बोला, आरके, अगर तूने हमें आज मार भी दिया तो हमारे आदमी फिर भी तेरी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ जोर से हंसते हुए बोला, अरे अरे मिस्टर मल्होत्रा, आपको सच में लगता है मैं तुम लोगों को मार के इतनी आसान सजा दूंगा? गलत सोच रहे हो तुम सभी तड़प तड़प कर मरोगे, और रही बात मेरी फैमिली की तो उनके लिए मैं हूं। ऋषभ की बात सुन वो सब लोग अंदर तक कांप गए, क्योंकि ऋषभ बहुत ही ज्यादा तड़पाने वाली सजाएं देता था। ऋषभ वहां से उठा और बाहर की ओर जाते हुए विवान से बोला, इन्हें ब्लैक चैम्बर में भेज दो और वहां इनकी खूब खातिरदारी करो। विवान ने भी ओक बॉस बोला और सब गार्ड को इंस्ट्रक्शन देने लगा। ऋषभ सीधा अपने चॉपर में बैठ कुंद्रा पैलेस की ओर निकल गया। चॉपर में बैठे उसने अपना फोन निकाल और अवनी को जल्दी से घर आने का मैसेज किया। अवनी के बेस में अवनी अभी डेविड के बेस को जलते हुए ही देख रही थी, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आया। उसने अपना फोन निकाल देखा तो उसमें ऋषभ का मैसेज था, जल्दी घर आने का। अवनी ने सोचा ऐसा क्या हो गया जो ऋषभ उसे जल्दी घर आने को बोल रहा है। फिर उसे ध्यान आया कि वो तो जानती ही नहीं कि ऋषभ रहता कहाँ है। वो उससे पूछने ही जा रही थी कि उधर से मैसेज आया, चॉपर में बैठ जाओ, वो खुद तुम्हें घर ले आएगा। अवनी ऋषभ का मैसेज देख हल्की सी स्माइल करती है और वापस फोन बंद कर रोहित को कुछ समझा जल्दी से वहां से निकल जाती है। उसको ऐसे जाता देख रोहित कोमल से बोला, कोमल बॉस को हुआ क्या है, आज इतनी जल्दी में कैसे चली गई और आज वो आरके के पर्सनल चॉपर से कैसे आ रही थी? कोमल रोहित की बातों का जवाब देते हुए बोला, क्योंकि अवनी ने आरके से आज शादी कर ली है और वो अभी उसी से मिलने जा रही है। कोमल की बात सुन रोहित सदमे में था। कोमल ने उसके कंधे हिलाते हुए बोला, रोहित रोहित। रोहित होश में आया और आंखें बड़ी करके बोला, क्या बॉस ने सच में आरके द माफिया किंग से शादी की है? कोमल ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोहित आगे हैरानी के साथ बोला, पर कब, कैसे, और आरके को हमारी बॉस में ऐसा क्या दिख गया जो सीधे शादी ही कर ली? रोहित की बात सुन कोमल उसे घूरते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, अवनी आरके के लायक नहीं है? रोहित हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ जो आदमी लड़कियों को देखता तक नहीं वो किसी से शादी कर कैसे सकता है? कोमल रोहित को जवाब देते हुए बोली, क्योंकि आरके अवनी से प्यार करता है।
एक बार फिर रोहित को झटका लगा। वो बोला, पर बॉस और आरके तो एक ही बार मिले हैं और एक बार में ही प्यार हो गया। कोमल उसे फ्रास्ट्रेट होकर बोली, वो एक बार नहीं कई बार मिल चुके हैं। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, अब जाओ यहाँ से अपना काम करो। उद्धरण चिन्ह। रोहित कोमल की बात से थोड़ा हट हुआ, फिर भी अपने सवालों को मन में लिए ही वहां से चला गया। अवनी का चौपर पैलेस के गार्डन में लैंड हुआ। उसके लैंड होते ही एक बॉडीगार्ड ने चौपर का गेट खोला। अवनी चौपर से बाहर आई। वह पर जितने भी लोग थे सबने अवनी को ग्रिट किया। अवनी ने देखा वहां पर ऋषभ के खास बॉडीगार्ड के अलावा कोई नहीं था। ऋषभ ने सबको पहले ही बता दिया था कि अवनी उनकी लेडी बॉस है। एक बॉडीगार्ड अवनी को लेकर अंदर की तरफ चल पड़ा। अवनी के पीछे सारे बॉडीगार्ड चल रहे थे। अवनी उस पैलेस को देख रही थी। वो सच में एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस था, पूरा सफेद संगमरमर से बना हुआ। वो किसी हेवन से कम नहीं लग रहा था। उसका गार्डन इतना बड़ा था कि उसमें एक पैलेस और बन जाए। अवनी को पैलेस के गेट पर छोड़ वो गार्ड्स वापस अपनी जगह जाके खड़े हो गए। उनको जाता देख अवनी उनसे कुछ पूछने ही वाली थी कि एक मेड उसके पास आ सिर झुका बोली, मैम आप हमारे साथ चलिए, सर आपका वेट कर रहे हैं। अवनी भी उसके साथ चल पड़ी। मेड उसे एक कमरे के सामने छोड़कर चली गई। अवनी उस गेट को खोल अंदर चली गई। वो जैसे ही अंदर घुसी वो का नजारा देख एकदम सरप्राइज थी। कमरा बहुत ही बड़ा था। उस कमरे की हर चीज इतनी लग्जरियस लग रही थी कि जैसे करोड़ों की हो। बीचों बीच एक राउंड शेप किंग साइज बेड था। बेड के ऊपर ऋषभ की एक तस्वीर थी जिसमें वो किसी राजा की तरह बैठा हुआ था, जिससे वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अवनी उसे देखने में इतना खो गई थी कि उसे पता ही चला ऋषभ उसके पीछे खड़ा हो उसे देख रहा है। ऋषभ उसके पास आया और उसे कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। अवनी जो उसकी तस्वीर देखने में खोई थी वो अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस होते ही डर गई। पर जैसे ही ऋषभ ने उसे सीने से लगाया उसकी खुशबू से अवनी समझ गई ये कोई और नहीं ऋषभ है। वो शांत हुई और बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? ऋषभ उसकी गर्दन पर किस करते हुए बोला, मैं तो बस अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ। अवनी ऋषभ के किस करने से सिहर रही थी और उसकी बात सुन शर्मा रही थी। फिर भी वो वापस बोली, पर अपने मुझे कुछ जरूर काम से बुलाया है। ऋषभ उसे किस करना छोड़ अपनी तरफ मोड़ता है और अपनी जेब से एक मंगलसूत्र और सिंदूर की एक डिब्बी निकालकर अवनी को पहनाने लगता है। अवनी ने देखा मंगलसूत्र एक पेंडेंट जैसा है जिसपे छोटे छोटे अक्षरों में आर के लिखा है। फिर ऋषभ अवनी की मांग में सिंदूर भरते हुए बोला, अब तुम पूरी तरह से मेरी बीवी लग रही हो। अवनी कुछ जवाब नहीं देते, बस एक क्यूट से स्माइल दे देती है। फिर कुछ याद आते बोली, अच्छा ये जरूरी काम था। ऋषभ ना में सिर हिलाते हुए बोला, इससे भी एक जरूरी काम है। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी कि ऋषभ उसे लिप्स पर किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट तुम भूल कैसे गई, आज हमारी शादी हुई है तो आज हमारी फास्ट नाइट भी होगी। अवनी ऋषभ के किस करने से थोड़ी हैरान थी, पर जब ऋषभ की बात सुनी तो वो आंखें बड़ी कर ऋषभ को देखने लगी और उसे डर लग रहा था। भले दोनों ने पहले ही सब कर लिया हो, पर असल मायने में तो आज उनकी फास्ट नाइट थी, क्योंकि पहले जो भी हुआ वो मजबूरी में हुआ और उस वक्त अवनी होश में नहीं थी, पर अब उसे वो सब होश में करना था जिससे उसे डर लग रहा था। अवनी सब सोच ही रही थी कि ऋषभ ने उसे अपनी गोद में उठा बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा। अवनी बस चुपचाप लेटी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। ऋषभ उसके लिप्स छोड़ उसके कॉलरबोन पर किस करने लगा। अवनी ऋषभ को किस करने से सिहर रही थी, फिर भी उसने हिम्मत कर बोला, ऋषभ। ऋषभ अवनी की आवाज सुन उसे किस करना छोड़ उसे देखने लगा। अवनी ऋषभ की आंखों में देख बोली, क्या ये हम कभी और नहीं कर सकते? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। ऋषभ को अवनी की बातें अच्छी तो नहीं लगी, पर वो ये भी जानता था कि अवनी अभी मन में क्या सोच रही होगी और ये डर तो सभी लड़कियों के अंदर होता है। ऋषभ ने अवनी के सिर पर किस करते हुए बोला, ठीक है मैं तुम्हें कल तक का वक्त देता हूँ, पर कल मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। अवनी ये जानकर थोड़ा खुश थी कि ऋषभ ने उसे छोड़ दिया, पर यह जान के दुख भी था कि कल वो नहीं बच पाएगी। फिर भी उसने मन में बोला, जो भी हो आज तो बच गई, कम से कम कल कोई तरीका ढूंढ ही लूंगी ऋषभ से बचने का। ऋषभ उसे देख समझ गया था कि अवनी क्या सोच रही है। वो मन में बोला, स्वीट हार्ट तुम जो भी सोच लो कल मुझसे नहीं बच पाओगी। फिर अवनी को देख बोला, तुम्हें सुनाई दिया मैंने क्या बोला? ऋषभ की आवाज सुन अवनी अपने ख्यालों से बाहर आई और हाँ में गर्दन हिला दिया। ऋषभ उसके ऊपर से उठा और साइड में बैठते हुए बोला, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। अवनी फट से उठी और वॉशरूम में चली गई। ऋषभ उसकी तेजी देख एक स्माइल के साथ बोला, पागल लड़की। और वो भी वहां से उठा और अपने स्टडी रूम में चला गया। आधे घंटे बाद अवनी एक बाथरोब पहनकर बाहर आई, पर उसे याद आया कि वो तो अपना सामान लाई ही नहीं है। फिर वो कुछ सोचकर ऋषभ को ढूंढने लगी, पर ऋषभ कहीं नहीं दिखा। तभी उसे एक गेट से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। अवनी उस गेट के पास जा गेट ओपन कर अंदर गई तो देखा ऋषभ किसी को फोन पे गुस्से से डांट रहा था। अवनी चुपचाप उसके सामने जाके खड़ी हो गई। ऋषभ ने जब अवनी को देखा तो फोन काट उसके पास आया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, स्वीट हार्ट 1 घंटे पहले ही तो तुमने कहा तुम्हें वक्त चाहिए और अब तुम खुद ही मुझे सिड्यूस करने आए हो। ऋषभ की बातें सुन अवनी चिढ़ते हुए बोली, मैं तुम्हें कोई सिड्यूस करने नहीं आई हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को। ऋषभ अवनी की बात सुन बोला, अच्छा तो ये बात है,
फिर उसे गोद में उठा बाहर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा। अवनी उसके गले में हाथ डाल उसकी गोद में झूल रही थी। ऋषभ अपने रूम में आकर अवनी को अपने कॉलेजेट रूम में ले जाता है और एक साइड जाके उसे खड़ा कर देता है। फिर एक डोर से लाइट करता है। अंदर का नजारा देख अवनी सरप्राइज रह गई। और के पीछे अवनी के लिए एक अलग सा है कॉलेजेट रूम था, जहां अवनी के साइज की हर तरह के कपड़ों के साथ मैचिंग शूज और ज्वेलरी रखे हुए थे, चाहे वो पार्टी वियर हो या नॉर्मल वियर, सब कुछ वहां मौजूद था। ऋषभ अवनी को ऐसे सरप्राइज होता देख बोला, अगर कुछ कम लगे तो बता दो, मैं और महंगा दूंगा। अवनी जो कपड़ों को देख सरप्राइज थी वो होश में आई और बोली, नहीं नहीं, ये तो बहुत सारे हैं, अगर मैं हर रोज भी एक ड्रेस पहनूं तो भी मैं 1 साल तक बिना रिपीट किए पहन सकती हूँ। ऋषभ एक स्माइल के साथ बोला, अच्छा ठीक है। फिर वो बाहर आ गया और बेड पर बैठ अपना काम करने लगा। उसके जाने के बाद अवनी ने एक नाइट ड्रेस निकाली और चेंज कर रूम में आए। उसने देखा ऋषभ बहुत ही फोकस के साथ अपना काम कर रहा था। अवनी उसे देख मन में बोली, काम करते वक्त तो और भी ज्यादा हैंडसम लगत है। ऋषभ को जब किसी की आंखों की तपीस महसूस हुए तो उसने सर उठाकर देखा तो पाया अवनी उसे एक टक ताड़ रही है। उसको देख ऋषभ के फेस पर एक स्माइल आ गई। ऋषभ उसी स्माइल के साथ बोला, तुम्हारा ताड़ना हो गया हो तो आके सो जाओ, तुम्हें कल कॉलेज भी जाना है। अवनी जो ऋषभ में खोई थी वो ऋषभ की बात सुन शकपका गई और हकलाते हुए बोली, मैं तुम्हें थोड़ी ना देख रही थी। फिर एटीट्यूड से बोली, तुम इतने भी हैंडसम नहीं हो कि अवनी उर्फ डार्क ऑफ क्वीन तुम्हें देखे। अवनी की बात सुन ऋषभ बेड से उठा और उसके पास आने लगा। अवनी उसे पास आता देख पीछे होने लगती है। पीछे जाते जाते अवनी दीवार से लग गई। ऋषभ उसके सामने खड़ा हुआ और अपना सिर नीचे करने लगा। अवनी ने ऋषभ को अपने करीब आते देख आंखें बंद कर ली और मन में बोली, अवनी तूने ये क्या किया, अब ये तुझे छोड़गा नहीं। ऋषभ अवनी की हालत देख मन ही मन हंस रहा था। फिर वो अवनी के कान के पास जाके धीरे से बोला, अच्छा मुझे नहीं तो किसे देख रही थी बीवी। अवनी जो सोच रही थी कि ऋषभ उसे किस करेगा, वो ऋषभ की बात सुन आंखें खोल उसे देखने लगी पर कुछ जवाब नहीं दिया। ऋषभ अवनी के कानों को किस करते हुए बोला, ऐसे मत देख पगली, कुछ कुछ होता है। अवनी ऋषभ की बात पर शर्मा गई। ऋषभ उसे शर्माता देख उसे अपनी गोद में उठा बेड पर लेटा देता है। अवनी चुपचाप एक साइड चली गई। उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था ऋषभ के साथ एक ही बेड पर सोने में, पर वो अब हस्बैंड वाइफ थे तो अवनी उसे मना भी नहीं कर सकती थी। ऋषभ उसे एक साइड खिसकता देख लाइट बंद कर उसकी कमर से पकड़ अपनी तरफ खींच लिया और अपने सीने से लगा उसके बालों में अपना मुंह डाल बोला, तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया कि तुम मुझे नहीं तो किसे देख रही थी। अवनी जो ऋषभ से छूटना चाहती थी पर ऋषभ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अवनी गुस्से में उसकी तरफ मुड़ी पर जब ऋषभ की आंखों में उसके लिए बेसुमार प्यार देखा तो वो शांत हो गई और उसके सीने में अपना मुंह घुसाते हुए शर्मा कर बोली, मैं तुम्हें ही देख रही थी पर अब मुझे परेशान मत करना, मुझे सोना है। ऋषभ उसकी बात पर बहुत खुश हुआ और उसके बालों पर हाथ फेरने लगा। दोनों एक दूसरे के गले लगे, कब सो गए पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषभ को जल्दी उठने की आदत थी। ऋषभ ने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने ऊपर किसी का भार महसूस हुआ। उसने अपने ऊपर सो रही अवनी को देखा जो किसी बंदर के बच्चे के जैसे उसके ऊपर बड़े आराम से सो रही थी। ऋषभ ने अवनी के चेहरे पे आ रहे बालों को हटाकर बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। पर अवनी अभी भी वैसे ही सोई रही। ऋषभ ने उसे धीरे से साइड में लेटाया और बेड से उठ क्लोजेट रूम में चला गया। थोड़ी देर में वो जिम वियर पहन वापस रूम में आया और अवनी को देख जिम की तरफ निकल गया। जिम में गया तो देखा विवान वहां पहले से ही जिम कर रहा था। विवान को आज इतना जल्दी देख ऋषभ को कुछ अजीब लगा, क्योंकि विवान हमेशा जिम आने में आनाकानी करता था। वो तो बस ऋषभ के डर से जिम आता था। विवान ने जब ऋषभ को देखा तो उसके पास आया और चिढ़ाते हुए बोला, बीवी आ गई तो अब नींद ही नहीं खुल रही है क्या, जरा टाइम तो देख, सुबह के 6 बज रहे हैं। ऋषभ उसकी बात सुन उसे घूरने लगा और बोला, वो सब छोड़ ये बता आज तू इतनी जल्दी कैसे। विवान मजाक छोड़ सीरियस होते हुए बोला, ऋषु कल अवनी ने डेविड के सारे बेस तबाह कर दिए हैं और डेविड के आदमी अब अवनी को ढूंढ रहे हैं। ऋषभ विवान की बात सुन परेशान होते हुए हरनी के साथ कहा, पर अवनी ने डेविड के सारे बेस क्यों तबाह किए। जवाब में विवान बोला, पता नहीं ऋषु, पर कुछ तो बात है जो अवनी बार बार डेविड से उलझ रही है। ऋषभ सोचते हुए बोला, हम अब ये तो उससे पूछने पर ही पता चलेगा। विवान को कुछ याद आया और ऋषभ को देख बोला, ऋषभ मल्होत्रास का आगे क्या करना है, उनके आदमी हर जगह उन्हें ढूंढ रहे हैं। ऋषभ अवनी के ख्यालों से बाहर आया और सोचते हुए बोला, उसके जितने भी आदमी दिखे उन्हें पकड़ लो और मल्होत्रास की कंपनी में अफवाह फैला दो की कंपनी दिवालिया होने वाली है। विवान ऋषभ की बात सुन बोला, उनके आदमी पकड़ना तो ठीक है पर अफवाह क्यों। ऋषभ एक डेविल मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मल्होत्रास की जान उनकी कंपनीज में बसती है और अफवाह से उनकी कंपनी की वैल्यू खुद गिरने लगेगी। कंपनी ही ना रही तो जीते जी उन्हें वो तकलीफ होगी जो उन्हें मरने के बाद भी याद रहेगी। विवान ऋषभ की बात समझ गया और कुछ नहीं बोला। फिर दोनों जिम एक्सरसाइज करने लगे। 1 घंटे बाद ऋषभ जिम से कर वापस अपने रूम में आया तो देखा अवनी अभी भी सो रही है। ऋषभ उसके पास गया और उसका कंबल खींचने लगा पर अवनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो वैसे ही सोई रही। ऋषभ ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर अवनी मजाल है उठ जाए।
ऋषभ अब परेशान हो गया था। उसने बेड के साइड में रखे पानी के जग को उठाया और अवनी पे उधेल दिया। अवनी चिल्लाते हुए उठी, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, बाढ़ आ गई, और बड़ी ही फुर्ती के साथ उठकर ऋषभ की कमर पर अपने दोनों पैर लपेट उससे चिपक गई। ऋषभ को तो एक पल के लिए समझ नहीं आया अभी हुआ क्या। फिर उसने अवनी को देखा जो किसी बंदर के बच्चे के जैसी उससे चिपकी हुई थी। ऋषभ ने धीरे से उसके कान में कहा, स्वीट हार्ट, यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई है, तुम उठ नहीं रही थी, मैंने तुम्हारे ऊपर पानी फेंका बस। अवनी जो आंखें बंद कर ऋषभ के सीने से लगी हुई थी वो आंखें खोल ऋषभ को देखते हुए बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुए सुबह सुबह मुझे ऐसे उठाने की, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ऋषभ ने उसकी लाल हो रही नाक में किस करते हुए बोला, तुमने तो मुझे पहले ही पकड़ लिया और मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारा कोई इरादा है मुझे छोड़ने का। ऋषभ ने ये सब बहुत ही सिडेक्टिव वे में बोला था। ऋषभ की बात सुन अवनी ने ध्यान दिया वो ऋषभ से किस तरह चिपकी हुई थी। ये देख शर्म के मारे उसके गाल एकदम लाल हो गए थे। वो फट से उसे छोड़ सीधा खड़ी हो गई और अपने बाल सही करते हुए बोली, आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया है। ऋषभ उसे कमर से पकड़ एक झटके से अपने करीब कर लिए और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें आज कॉलेज जाना है और तुम अब तक सो रही हो। इस पर अवनी ऋषभ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़िए मुझे, क्या बार बार मुझसे चिपकते रहते हैं और मुझे कॉलेज जाने में बस 10 मिनट ही तो लगता। तभी उसे याद आया वो अभी अपने अपार्टमेंट में नहीं ऋषभ के पैलेस में है और यहाँ से कॉलेज बहुत दूर है। उसने एक बार वॉल क्लॉक को देखा फिर ऋषभ को देख जल्दीबाजी में बोली, छोड़ो मुझे वरना मैं आज फिर लेट हो जाऊंगी। ऋषभ ने भी उसे छोड़ दिया। अवनी दौड़कर वॉशरूम में चली गई। उसको भागता देख ऋषभ के फेस पर स्माइल आ गई। फिर वो भी दूसरे रूम के वॉशरूम में चला गया। करीब आधा घंटे बाद ऋषभ अपने रूम में आया और अपने क्लोजेट रूम में चला गया तो देखा अवनी बाथरोब पहने बड़े असमंजस से अपने कपड़ों को देख रही थी। ऋषभ उसके पास गया और उसे पीछे से हक कर उसके शोल्डर पर अपना सर रख बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट, इतनी परेशान क्यों लग रही हो। अवनी मुंह लटका बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या पहनूं, मुझे आज साड़ी पहनने का मन था पर मुझे पहनना नहीं आता। ऋषभ अवनी की बात सुन उसे अपनी तरफ पलट बोला, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान थी, मैं पहना दूंगा। ऋषभ की बात सुन अवनी की आंखों में चमक आ गई और वो चहकते हुए बोली, आपको साड़ी पहनना आता है। ऋषभ ने उसकी नाक खींचते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं आ सकता क्या। अवनी अपनी बात को सही करते हुए बोली, नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है आप एक लड़के हैं, आपको कैसे। वो इतना ही बोल पाई होगी कि ऋषभ ने उसकी बात बीच में कटते हुए बोला, मैंने अपनी मोम को देखकर सीखा है, मुझे ज्यादा अच्छे से तो नहीं आता पर शायद तुम्हें पहना दूं। अवनी मोम का जिक्र सुन थोड़ा उदास हो गई। ऋषभ उसे उदास देख बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट। अवनी बात घुमाते हुए बोली, कुछ नहीं। फिर थोड़ा रुकते हुए बोली, ये बताओ आप अपनी फैमिली से कब मिला रहे हो, मैंने तो उन्हें देखा तक नहीं है, कैसे है वो लोग, मुझे पसंद भी करेंगे या नहीं। ऋषभ उसे शांत करते हुए बोला, जल्द ही मिलाओगा, तुम उन्हें बहुत पसंद आयोगी। फिर वो बात पालटते हुए बोला, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाते हो, तुम्हें कॉलेज भी जाना है। थोड़ी देर में ऋषभ ने अवनी को साड़ी पहना दी और उसके देखा जो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। उसने उसकी मांग भरी और उसके माथे पर किस कर बोला, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल माई स्वीट हार्ट। फिर वो भी अपने कपड़े चेंज करने लगा। अवनी ने एक बार खुद को शीशे में देखा तो ब्लू कलर की साड़ी उसके गोरे रंग पर 4 चांद लगा रही थी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने देखा ऋषभ ने उसे इस तरह से तैयार किया है कि वो एक शादीशुदा लड़की लगे, मांग में सिंदूर, गले में छोटा सा आरके के नाम का मंगलसूत्र। अवनी अपने में ही खोई थी कि ऋषभ उसके पीछे आके खड़ा हो, अपने बाल सही करने लगा। आज दोनों ने मैचिंग ड्रेस पहनी थी। अवनी तो उसे देखते ही रह गई क्योंकि वो 3 पीस में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसका ध्यान ऋषभ की बात से टूटा। ऋषभ बोला, अब ताड़ना हो गया हो तो नीचे चले। अवनी ऋषभ की बात सुन अपनी नजरें चुराने लगी। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे जो ऋषभ को उसके और भी नजदीक जाने के लिए मजबूर कर रहे थे। ऋषभ ने एक झटके से उसे अपने करीब खींच लिया। अचानक हुई इस हरकत से अवनी के लिप्स एकदम ऋषभ के करीब आ गए। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। की करीबी का एहसास ज्यादा बढ़ने पर अवनी दौड़कर कमरे से बाहर चली गई। हाल में ऋषभ और अवनी दोनों एक साथ नीचे आ रहे थे। हाल में बैठे विवान उन दोनों को देख सोफे से उठा और दोनों को गिरीट किया। अवनी ने भी उसे गिरीट किया। ऋषभ ने कुछ नहीं बोला और सीधे डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। विवान और अवनी ने एक दूसरे को देखा, फिर वो भी ऋषभ के पीछे चल दिया। सब जाके टेबल पर बैठ गए। एक मेड ने उनका ब्रेकफास्ट लगाया। ऋषभ के प्लेस में बहुत सारे नौकर चाकर थे पर उनके सामने सिर्फ एक ही मेड आ सकती थी जिनकी उम्र लगभग 40 होगी, जिसे ऋषभ पिछले कई सालों से जानता है। ऋषभ उसके सामने कोई मास्क नहीं लगाता। सब चुपचाप ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी अवनी को कुछ याद आया और वो विवान को देख बोली, आप लोग कॉलेज नहीं जाओगे। विवान खाना छोड़ अवनी को आंखें फाड़े देखने लगा। विवान को अवनी से ये उम्मीद नहीं थी कि शादी के बाद वो इतनी रिस्पेक्ट से बात करेगी। कहा, वो तू तड़क करने वाली अब आप बोल रही है। विवान फिर से खाते हुए ही जवाब दिया,
अब कॉलेज जाके क्या करना, जिसके लिए गए थे वो काम तो हो गया। ऋषभ चाहता था कि तुम उसे प्यार करो तो वो तो हो गया, और आज कंपनी में बहुत काम भी है। फिर थोड़ा रुकते हुए बोला, और हाँ, मुझे इतनी रेस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझसे पहले जैसे ही बात करो। अवनी ने आगे कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर में सबने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। अवनी ने अपना कलेज बैग उठाया। ऋषभ ने पहले ही अवनी का सारा सामान उसके अपार्टमेंट से मंगा लिया था और बाहर जाने लगी। ऋषभ अवनी को बिना कुछ बोले जाते हुए रोका। अवनी वहीं रुक गई और ऋषभ की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी। ऋषभ उसके पास आया और धीरे से बोला, मुझे गुड बाय किस चाहिए। अवनी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी, फिर बोली, कौन सी गुड बाय किस। ऋषभ ने अवनी को कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचा और हल्के से उसके लिप्स पर किस कर दिया। अवनी शॉक रह गई। वो होश में ऋषभ की बात से आई जो कह रहा था, ये वाली गुड बाय किस। अवनी ने एक हाथ अपने लिप्स पर रख पीछे देखा जहां विवान और वो मेड थोड़ा शौक थे ऋषभ का ये रूप देख, और विवान तो अवनी पर धीरे धीरे हंस भी रहा था, वही वो मेड खुश लग रही थी। शर्म से अवनी का चेहरा पूरा लाल हो गया। वो ऋषभ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आप छोड़िए मुझे, सब हमें देख रहा है। ऋषभ को भी याद आया यहाँ विवान और वो मेड भी है। उसने अवनी को फट से छोड़ा और अपने कपड़े सही करने लगा। अवनी ऋषभ के चंगुल से चुटते ही ऐसे भागी जैसे उसके पीछे कुत्ता पड़ गया हो। उसको ऐसा भागता देख सबकी हंसी छूट गई। विवान ऋषभ के पास आया और बोला, चले। ऋषभ ने एक नजर उसे देखा, फिर सिर्फ हम बोला। दोनों जब बाहर आए तो देखा अवनी किसी से लड़ रही थी। दोनों उसके पास पहुंचे। जैसे ही बॉडीगार्ड ने ऋषभ को देखा वो सिर झुका खड़ी हो गई। ऋषभ अवनी के पीछे खड़े हुए बोला, क्या हुआ अवनी। अवनी ऋषभ की तरफ मुड़ी और गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, करना क्या चाहते हैं आप। ऋषभ को अवनी की बात नहीं समझ आई। वो बोला, मैंने क्या किया। इस बार अवनी चिढ़ते हुए बोली, अपने बिना मुझसे पूछे मेरे लिए एक बॉडीगार्ड क्यों हायर किया है। ऋषभ को अब समझ आया अवनी किस बात पर भड़की है। वो अवनी को शांत करते हुए साइड में ले गया और बोला, देखो अवनी, ये बस तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तुम सिर्फ अब अवनी नहीं हो, तुम मेरी वाइफ भी हो, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। जवाब में अवनी बोली, पर मुझे ये सब पसंद नहीं, और किसी ने इसे मेरे साथ देखा तो 10 बातें पूछेंगे और मैं क्या बोलूंगी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, इससे मेरी लाइफ को खतरा हो सकता है। ऋषभ को अवनी की बात सही लगी और कुछ सोचते हुए बोला, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो वापस से उस लेडी बॉडीगार्ड की तरफ गया और उसे कुछ समझने लगा। वो सब समझ वहां से चली गई। अवनी भी अब तक ऋषभ के पास आ गई। उसने एक BMW की चाबी ली और उसमें बैठने लगी। तभी ऋषभ उसे रोकते हुए बोला, इसमें कहाँ जा रही हूँ। अवनी बोली, कॉलेज जा रही हूँ, और कहा। ऋषभ उसके पास आया और बोला, तुम इसमें नहीं जा सकती, ये बॉडीगार्ड कार है। जवाब में अवनी बोली, तुम्हें किसमें जाओ। ऋषभ ने एक कार की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसमें। अवनी ने उस तरफ देखा तो एक ब्लू कलर रोल्स रॉयस खड़ी थी। तभी वो कार अवनी के सामने आके रुकी और एक गार्ड ने बैकडोर ओपन किया। अवनी चुपचाप जाके पीछे बैठ गई। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार कॉलेज की तरफ मोड़ दी। कार के जाते ही ऋषभ ने विवान को एक बार देखा। विवान समझ गया ऋषभ क्या बोलना चाहता है। उसे किसी को मैसेज कर दिया और ऋषभ को देख बोला, हमारे आदमी अवनी के आगे पीछे ही रहेंगे। ऋषभ ने कुछ नहीं बोला और अपनी ब्लैक बेंटली में बैठ कुंद्रा इंडस्ट्रीज की तरफ चल पड़ा। उसके सारे बॉडीगार्ड भी उसके आगे पीछे चल रहे थे। 1 घंटे बाद कॉलेज में अवनी की कार कॉलेज में इंटर हुई। सब उस कार को आंखें फाड़े देख रहे थे। सबको उम्मीद थी कि ये कार भी विवान की ही होगी। तभी वो कार कॉलेज के गेट पर आके रुकी। उसमें से एक ड्राइवर निकला और पीछे का डोर ओपन किया। अवनी अपनी साड़ी सही करते हुए उतरी। जैसे ही सबने अवनी को देखा उनका मुंह खुला का खुला ही रह गया। लड़कों का मुंह तो इसलिए खुला था क्योंकि आज तक उन्होंने अवनी को कभी साड़ी में नहीं देखा था और आज साड़ी में वो कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। वही लड़कियों को ये भरोसा नहीं हो रहा था अवनी इतनी महंगी कार से कैसे उतर रही है, और उनको उससे जलन भी हो रही थी। तभी सबकी नजर उसकी मांग में भरे सिंदूर पे गई। अब सबको समझ आया अवनी ने आज साड़ी क्यों पहनी है और इतनी महंगी कार उसके पास कैसे, पर अब लड़कियों को उससे और भी ज्यादा जलन हो रही थी। ड्राइवर ने अवनी से परमिशन ली और वहां से चला गया। ड्राइवर के जाते ही वहां उसकी दोस्त कोमल आ गई और अवनी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, यार अवनी, तू साड़ी इतनी सुंदर भी लग सकती है, मैंने सोचा नहीं था। और चिढ़ते हुए बोली, या फिर ये ऋषभ का प्यार का असर है। अवनी कोमल की बात पर ब्लश करने लगी और बोली, तू भी न कोमल, क्या बोल रही है। कोमल उसे और छेड़ते हुए बोली, मैं सच बोल रही हूँ। अपने चेहरे को देख किसी टमाटर की तरह लाल हो गया है। फिर कुछ याद आते कोमल बोली, अवनी कल तो तुम्हारी फिस्ट नाइट थी, कैसी रही। अवनी जो अभी तक ब्लश कर रही थी, कोमल की बात सुन उसे याद आया कि ऋषभ ने कहा था कि आज उनकी फर्स्ट नाइट होगी। अवनी को कहीं खोया देख कोमल उसे और परेशान करते हुए बोली, लग रहा है कुछ ज्यादा है अच्छी गई है जो अभी तक उसके ख्यालों में खोई है। और कोमल हंसने लगी। अवनी जो अभी सोचने में बिजी थी वो होश में आई और चिढ़ते हुए बोली, चुप कर कोमल, क्या अनाप शनाप बक रही है। कोमल अवनी को थोड़ा गुस्से में देख चुप हुए और सीरियस टोन में पूछा, क्या हुआ अवनी, कल कुछ हुआ है क्या। ऋषभ तुझसे प्यार नहीं करता।
अवनी कोमल की बात बीच में कटते हुए बोली, नहीं नहीं उन्होंने कुछ नहीं है, और थोड़ा सेड होते हुए बोली, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें सही से प्यार नहीं दे पा रही। कोमल कंफ्यूज होते हुए बोली, ये तू किसी उन्हें उन्हें बोल रही है और तू किसे प्यार नहीं दे पा रही है। अवनी कोमल को समझते हुए बोली, अरे पागल, मैं उन्हें अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ, मैं उनकी ही बात कर रही हूँ। कोमल बोली, तू ऋषभ को उन्हें उन्हें क्यों बोल रही, ऋषभ भी तो बोल सकती है। जवाब में अवनी बोली, शादी के बाद लड़कियां अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती। कोमल उसे घूरते हुए बोली, अब ये किस महागुरु में बोला तुझे। जवाब में अवनी नजरें चुराते हुए बोली, वो मैंने टीवी में देखा है। कोमल अवनी के बात सुन अपना सिर पिट बोली, तू पागल है, अवनी टीवी की बातों को सच मान रही है। अवनी गुस्से से बोली, तुझे अपने पति को जैसा बुलाना हो बुलायो, मैं उन्हें जैसे मन करे वैसे बुलाओगी। कोमल समझ गई अवनी उसकी एक नहीं सुनेगी, वो बोली, अच्छा ठीक है, अब ये बता तू उसे प्यार कैसे नहीं दे पा रही है। इस पर अवनी शर्माते हुए सब बात दिया कि उनके बीच कल क्या हुआ, और ऋषभ ने उसे सिर्फ आज का वक्त दिया है, और ये भी बताया कि अवनी अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। कोमल अवनी की बात सुन हंसने लगी और बोली, तू पहली लड़की होगी जो अपने ही पति को अपने करीब नहीं आने दे रही है, बेचारा ऋषभ। पर अवनी चिढ़ते हुए बोली, यार कोमल, मैं तेरी हेल्प मांग रही हूँ उनसे आज बचने के लिए, और तू उन्हीं की साइड ले रही है। कोमल अवनी को थोड़ा समझाते हुए बोली, देख अवनी, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और हस्बैंड वाइफ भी हो, तो तुझे ये सब एक ना एक दिन तो करना ही होगा, फिर अभी करने में क्या दिक्कत है। अवनी जो कोमल की बात सुन रही थी वो मन में बोली, कोमल का कहना भी ठीक है, आज नहीं तो कल हमारे बीच ये सब होना ही है, तो इससे भागने का तो कोई फायदा नहीं। कोमल उसे कहीं गुमसुम देख थोड़ा शरारती लहजे में बोली, और वैसे भी कौन सा ये तेरा फर्स्ट टाइम है जो इतना सोच रही है। अवनी जो अपने आप से ही बातें कर रही थी, कोमल की बात सुन बुरी तरह से चिढ़ गई और बोली, कोमल उस वक्त में होश में नहीं थी और उन्होंने जो भी किया बस मेरी जान बचने के लिए किया। इस पर कोमल बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, इतना चिढ़ क्यों रही है, अब चल लेक्चर का टाइम हो गया है, आज भी लेट हुए तो शर्मा सर फिर कुछ ना कुछ सुनाएंगे। फिर दोनों क्लास में लेक्चर अटेंड करने चली गई। कुंद्रा इंडस्ट्रीज। पूरे ऑफिस में हड़कंप मचा हुआ था क्योंकि आरके आज फिर ऑफिस आ रहा था। वैसे ऋषभ ऑफिस लगभग डेली आता था, पर वो हमेशा सीक्रेट रास्ते से आता है, इसलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था। तभी 6-7 गाड़ियों का काफिला बिल्डिंग के सामने आके रुकी। गाड़ियां देख मैनेजर दौड़ता हुआ आया और सिर झुका खड़ा हो गया। तभी ड्राइविंग सीट से रोनित निकला और बैक गेट खोला। ऋषभ अपने कोट को सही करता हुआ उतरा। इस वक्त उसने मास्क लगा रखा था। उसके उतरते ही मैनेजर ने उसे ग्रीट किया। ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया और ऑफिस के अंदर चल दिया। उसके पीछे एक साइड रोनित तो एक साइड विवान चल रहे थे, बाकी बॉडीगार्ड उन्हें कवर कर चल रहे थे। ऋषभ को देख सभी स्टाफ अपनी जगह से खड़े हो गए और ग्रीट करते हैं। ऋषभ सबको कोई जवाब नहीं देता और सीधा अपनी प्राइवेट लिफ्ट से अपने फ्लो पे चला गया। वो सीधा अपने कैबिन में जरूरी काम करने लगा। वही रोनित और विवान दोनों विवान के कैबिन में चले गए। मुंबई यूनिवर्सिटी। अवनी और कोमल अभी बात ही कर रहे थे कि शर्मा सर अंदर आए। सबने उन्हें खड़े होकर ग्रीट किया। शर्मा ने सबको बैठने का इशारा किया। तभी उनकी नजर अवनी पर पड़ी और वो अवनी के मांग में सिंदूर देख शौक थे। असल में जब अवनी को ऋषभ झरने से नीचे गिरे थे तब विवान ने सबको ये बता दिया था कि वो लोग घर जाए, आरके की टीम उन्हें ढूंढ लेगी। और बाद में विवान ने बता दिया था कि अवनी और ऋषभ मिल चुके हैं और दोनों सही सलामत है, इसलिए उन्हें अवनी को यहाँ देख हैरानी नहीं हुई बल्कि उसकी शादी से हुई। शर्मा सर ने अवनी से पूछा, अवनी तुम ठीक तो, और तुमने शादी कब की? शर्मा सर की बात सुन क्लास में कुछ बच्चों को नहीं पता था कि अवनी ने शादी कर ली है। वो सब भी आंखें फाड़े अवनी को देखने लगे, जिसमें ज्यादातर लड़के ही थे। सबने जैसे ही अवनी को साड़ी में देखा तो देखते ही रह गए। देखे भी क्यों न, यूं ही नहीं अवनी को कॉलगे की ब्यूटी क्वीन कहते हैं। पर जैसे ही सबको ये याद आया अवनी अब मैरिड है, सबके चेहरे लटक गए। अवनी जगह से खड़ी हुई और बोली, सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी शादी अभी कल ही हुई है। ये बात जान के सब हैरान तो हुए पर कुछ नहीं बोले, क्योंकि कॉलेज में आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिलते थे कि स्टूडेंट ने भागकर शादी कर ली या कोर्ट मैरिज कर ली। शर्मा सर ने अवनी की बात सुन कांग्रेट्स कहा और फिर बैठने का इशारा किया। अवनी के बैठते ही सर ने अवनी से अपना ध्यान हटा बोले, स्टूडेंट आप लोगों की क्लास में आज एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन होने वाली है, मिस कृति। सब बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ गेट पर देखने लगे। एक लड़की ऑफ शोल्डर व्हाइट टॉप के साथ ब्राउन मिनी स्कर्ट पहने अंदर आई। उसने अपने बालों का पोनीटेल बना रखा था। उसे देखते ही लड़कों के मुंह से लार टपकने लगी और लड़कियां तो जल भून के राख हो गई। एक लड़की ने अपनी बगल वाली लड़की से बोला, ये अवनी और कोमल कम थे जो अब तीसरी भी आ गई। बगल वाली लड़की सेड होते हुए बोली, हाँ यार पर कर भी क्या सकते हैं। वही अवनी तो आंखें झपकाना भूल गई थी। उसे ऐसा देख कोमल बोली, अवनी तू क्यों उसे आंखें फाड़ देख रही है, तुझे सुंदर नहीं है? इस पर अवनी कोमल को देख बोली, अरे पागल मैं उसे देख नहीं रही, हैरान हूं कि ये यहाँ कैसे। कोमल कंफ्यूज होते हुए बोली, तू उसे पहले से जानती है क्या जो उसे यहाँ देख हैरान है? इस पर अवनी ने जवाब दिया, हाँ वो मेरी बॉडीगार्ड है, ऋषभ ने हायर किया।
अवनी की बात सुन कोमल की आंखें बाहर आने को थी। उसने अपने आप को संभाला और बोली, क्या सच में यार, ये इतनी सुंदर लड़की भी बॉडीगार्ड हो सकती है? अवनी ने हाँ में सिर हिलाया, फिर कीर्ति को देखने लगी। कोमल भी कीर्ति को देखने लगी। शर्मा सर ने कीर्ति का इंट्रो दिया, फिर उसे बैठने को बोला। कीर्ति सीधा अवनी के पीछे वाली डेस्क पे जाके बैठ गई जहां ऋषभ और विवान बैठते थे। कीर्ति से कई लड़कों लड़कियों ने बात करने की कोशिश की पर उसने सबको इग्नोर कर दिया। शर्मा सर अपना लेक्चर ले चले गए। उनके जाते ही क्लास में आशीष और उनके कुछ दोस्त आ गए। उनके आते ही क्लास में एकदम शांति छा गई। आशीष सीधा अवनी के सामने खड़े हो गए। अवनी ने एक बार आशीष को देखा और फिर इग्नोर कर अपना काम करने लगी। आशीष को बर्दाश्त नहीं हुए और अवनी की बाजू कस के पकड़ते हुए उठाया और दांत पिसते हुए चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अलावा किसी और से शादी करने की? कौन है वो? अवनी को ऐसा पकड़ता देख कीर्ति तुरंत एक्शन में आ गई थी पर अवनी ने अपने हाथ से उसे रोक दिया था। अवनी को दर्द हो रहा था। वो अपना हाथ छुड़ा आशीष पर उंगली पॉइंट करते हुए बोली, मेरी हिम्मत अभी तक तुमने देखी कहाँ है? और मेरी मर्जी में जिससे चाहूं उसे शादी करूं। तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले? आशीष अवनी के थोड़ा करीब आया और आंखों में आंखें डाल बोला, तुम्हारा होने वाला पति, मैं तुमसे प्यार करता हूं और मेरे अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकती। फिर वो एक पेपर देते हुए बोला, तुम आज है उससे डिवोर्स लोगी। अवनी को आशीष की बातों में जुनून साफ दिख रहा था और उसको आशीष की बातों पर गुस्सा भी आ रहा था। वो बोली, अगर मैं उसे डिवोर्स ना दूं तो? इस पर आशीष हंसते हुए बोला, वो जो भी हो आज इस दुनिया में उसका आखिरी दिन होगा। इस पर अवनी और कोमल की हंसी छूट गई और हंसते हुए हे बोली, जाओ मैं नहीं देती डाइवोर्स, तुम्हें जो करना है कर लो। वही पूरी क्लास जो कब से उन सबकी बातें सुन रहे थे वो अवनी को हंसता देख शौक रह गए। जब आशीष ने अवनी को इस बात से डरता ना देख मन में बोला, ऋषभ तो नहीं हो सकता, उसका बैकग्राउंड उतना पावरफुल नहीं है और विवान भी जब तक आर के नहीं चाहेगा तब तक उसका साथ नहीं देगा, मतलब इसका हस्बैंड कोई और है। फिर अवनी को देख एक तीखी स्माइल के साथ बोला, इतना बड़ा आदमी है क्या तुम्हारा हस्बैंड? आखिर है कौन हम भी जाने। असल में आशीष ने अवनी की कार नहीं देखी थी, नहीं तो उसे पता होता कि अवनी का हस्बैंड नॉर्मल इंसान नहीं है। तभी पीछे से किसी की गुस्से से भरी खतरनाक आवाज आई, मैं हूँ वो। उस आवाज को सुन क्लास में जितने लोग थे सबकी रूह कांप गई। कुछ लोग तो उस आवाज को पहचान गए। सबने गेट की तरफ देखा तो वहां आर के अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाल खड़ा था। वो क्लास के अंदर आया। उसके पीछे विवान, रोनित और डीन के साथ कुछ सीनियर प्रोफेसर अंदर आए। आर के को देख आशीष से तो पैर ही कांपने लगे। वही पूरी क्लास ने जब आर के को पहली बार सामने से देखा था विश्वास नहीं कर पा रहे थे। ये आर के है। लड़कियां तो उसकी बॉडी और ऑरे से इतनी अट्रैक्ट हो रही थी पर वो उससे कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि सबको पता है आर के को लड़कियों से नफरत है। अवनी भी थोड़ा हैरान थी कि ऋषभ यहाँ कैसे? वो तो ऑफिस गया था ना। ऋषभ सीधा अवनी के पास आया और उसे गले लगा लिए। अवनी ने भी उसे गले लगा लिया। फिर ऋषभ अवनी से दूर हुए और पूछा, क्या हुए स्वीट हार्ट, किसी ने तुम्हें परेशान किया? अवनी ने ना में सिर हिलाया और बोली, आप यहाँ कैसे? ऋषभ जवाब में बोला, कीर्ति ने मुझे मैसेज किया था कि तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं जल्दी से यहाँ आ गया। अवनी ऋषभ की बात सुन कीर्ति को घुने लगती है। कीर्ति अपना सिर झुका चुपचाप खड़ी रहती है। ऋषभ अवनी का चेहरा पकड़ अपनी साइड करता है और बोला, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने है उसे तुम्हारी हर इन्फॉर्मेशन देने को बोला था। अवनी फिर ऋषभ को घूरने लगती है पर कुछ नहीं बोलती। ऋषभ को कुछ याद आया और वो आशीष की तरफ देख बोला, तुम मेरे बारे में जानना चाहते थे, बोलो क्या हुआ? आशीष की जान तो हलक में अटक गई और ऋषभ के पैर पकड़ते हुए बोला, आर के सर मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। अवनी नहीं, मेरा मतलब है अवनी मैम आपकी वाइफ है। मुझे पहले पता होता तो मैं उनसे कभी बदतमीजी नहीं करता। ऋषभ ने विवान को इशारा किया। विवान और रोनित दोनों दौड़कर आए और आशीष को उठा के वहां से ले गए। आशीष को ऐसे लेचता देख अवनी ऋषभ से बोली, आप प्लीज उसे कुछ मत करिएगा, उसे पता नहीं था वरना वो मेरे पास भी नहीं आता। ऋषभ अवनी के बाल उसके कानों के पीछे करते हुए बोला, बड़ी फिक्र हो रही है उसकी, पर तुम बोल रही हो तो मैं उसे कुछ नहीं करूंगा। फिर एक बार पूरी क्लास को देख ऋषभ अपनी रोबदार आवाज में बोला, आप सब ने जो भी आज यहाँ देखा है उसे अपने दिमाग से निकाल देना और ये बात कि अवनी मेरी वाइफ है इस रूम से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना आप सभी लोग अच्छे से जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। ऋषभ की धमकी सुन सबके पसीने छूटने लगे। अवनी ने ऋषभ का हाथ पकड़ धीरे से बोली, आप सबको डरा रहे हैं, आप जाइए, ये बात बाहर नहीं जाएगी। ऋषभ थोड़ा झुका और अवनी के गालों पर किस करते हुए बोला, स्वीट हार्ट अभी तो जा रहा हूँ, रात में मिलते हैं। अवनी ऋषभ के किस करने से शौक में थी क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ सबके सामने उसे किस करेगा। उसका चेहरा पूरा लाल हो चुका। ऋषभ ने एक बार अवनी को देखा जो पूरी लाल हो गई थी। उसे इस हालत में देख ऋषभ को बहुत मजा आ रहा था। फिर एक बार क्लास में सभी लोगों को घूरा जैसे बोल रहा हो, मेरी बात याद रखना। फिर कीर्ति को कुछ इशारा कर वहां से चला गया। उसके पीछे डीन और सारे प्रोफेसर भी चले गए। आर के जाते ही सबने एक गहरी सांस ली कि अभी थोड़ी ही देर हुआ होगा कि क्लास में दौड़ते भागते डीन और शर्मा सर आए और अवनी के सामने सिर झुका बोले, मैम आशीष की वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई है उसके लिए हमें माफ कर देना, आगे से हम ध्यान रखेंगे कि आपको कोई परेशान ना करे।
कॉलेज के डीन और सीनियर प्रोफेसर को ऐसे सिर झुका माफी मांगता देख अवनी को अच्छा नहीं लगा। वो बोली, सर आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती है। और शर्मा सर आप तो मेरे प्रोफेसर हैं, आप कैसे अपने स्टूडेंट से माफी मांग सकते हैं। इस पर शर्मा सर बोले, मैम अब आप सिर्फ स्टूडेंट नहीं है, मिस्टर आरके की वाइफ भी है और ये कॉलेज भी आपका है भी। ऊपर से हमारी गलती की वजह से आपको तकलीफ हुए तो माफी तो मांगना ही पड़ेगी। अवनी के साथ पूरे क्लास के कान खड़े हो गए कि ये कॉलेज अवनी का है। अवनी बोली, आप ये क्या बोल रहे हैं, ये कॉलेज मेरा कब से हो गया। इस पर डीन बोला, मैम आरके सर ने ये कॉलेज खरीद लिया है और ये कॉलेज अब आपके नाम पर है। अवनी के साथ पूरी क्लास हैरान थी कि जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं वो अब अवनी का है। अवनी मन में सोची, उन्होंने मेरे लिए कॉलेज क्यों खरीदा, इसकी क्या जरूरत थी। फिर डीन और शर्मा सर की तरफ देखा, उन्हें देख अवनी को समझ आ गया था कि डीन और शर्मा सर ऐसे नहीं जाएंगे, इसलिए उसने दोनों को माफ कर दिया। वो लोग वहां से चले गए। उनके जाते ही कुछ लड़के लड़कियां अवनी को कांग्रेट्स करने लगे, बाकी तो अवनी की किस्मत से जल रहे थे। अवनी ने भी सबको रिप्लाई दिया। तभी प्रोफेसर आ गए और सब उनका लेक्चर अटेंड करने लगे। शाम का वक्त, अवनी कॉलेज से सीधा घर आते आते उसे 5 बज गए थे। उसने आज डिसाइड कर लिया था कि वो आज अपने आप को ऋषभ को सौंप देगी। घर अवनी ने कविता ताई 40 साल वाली मेड के पास जाके टेरेस को अच्छे से डेकोरेट करने को बोल दिया। कविता ताई को समझ आ गया था अवनी क्या करना चाहती है। उन्होंने बाकी नौकरों को बुला इंस्ट्रक्शन दे दिया। अवनी सीधा अपने रूम में चली गई, रेडी होने चली गई। रात 8 बज चुके थे। ऋषभ की कारें पैलेस में आए। ऋषभ कार से उतरा और अंदर आया। उसके साथ विवान नहीं था क्योंकि आज उसे कुछ जरूर काम था, इसलिए वो घर नहीं आने वाला था। या कहे तो अवनी ने उसे आज कोमल के पास भेज दिया था। झूठा बहाना बनाकर उसने कोमल से पहले ही बात कर ली थी। ऋषभ ने देखा पूरा पैलेस खाली है, वहां पर कविता ताई भी आज दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चल दिया। जब वो रूम में गया तो देखा पूरे कमरे में सिर्फ अंधेरा था। उसने अपना मास्क उतारा और कमरे की लाइट जला इधर उधर अवनी को देखने लगा। तभी किसी ने उसे पीछे से हक कर लिया। ऋषभ इस टच को अच्छे से पहचानता था। वो अवनी को अपने समाने करते हुए गले से लगा लिया और बोला, क्या हुआ स्वीट हार्ट। अवनी बड़ी ही क्यूट सी आवाज में बोली, आप इतना लेट क्यों हो गए, मैं आपका कब से इंतजार कर रही हूँ। ऋषभ उसे बालों को सहलाते हुए बोला, वो आज ऑफिस में कुछ जरूरी काम था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वैसे क्यों इंतजार कर रही थी मेरा। अवनी ऋषभ से थोड़ा दूर हुई बोली, मुझे आपको कुछ दिखाना है। ऋषभ ने अब ध्यान दिया कि अवनी बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। उसने रेड कलर की साड़ी पहनी थी जो कि उसके गोरे रंग पर खिल रही थी। अवनी पूरी शादीशुदा लड़की की तरह तैयार हुई थी। उसने अपने बालों को कल किया था जिससे अवनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। ऋषभ तो उसमें कहीं खो ही गया था। उसे अपने आप को ऐसे देखता देख अवनी ब्लश करने लगी। वो बोली, आप ऐसे क्या देख रहे हैं। ऋषभ अवनी की बात सुन हड़बड़ा गया और बोला, कुछ तो नहीं। फिर उसकी आंखों में देख बोला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। और फिर रुक बोला, तुम इतना रेडी हो कहीं जा रही हो क्या। अवनी बोली, हाँ और आप भी चल रहे हैं। ऋषभ बोला, पर कहाँ। अवनी बोली, वो आपको जाके ही पता लगेगा। फिर उसने टेबल से एक ब्लैक कलर की पट्टी निकली और ऋषभ की आंखों पर बंधने लगी। ऋषभ बोला, ये क्यों बंध रही हो। अवनी बोली, क्योंकि वो आपका सरप्राइज है। ऋषभ कुछ नहीं बोला और उसका हाथ पकड़ उसके साथ जाने लगा। अवनी ऋषभ को टेरेस पर लाई और उसकी पट्टी खोल दी। वहां का नजारा देख ऋषभ भी सरप्राइज हो गया क्योंकि अवनी ने पूरे टेरेस को फूल से सजा रखा था और हर जगह लाइट और मोमबत्तियां थी। वही बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल था और उसके पीछे एक बड़ा सा बेड लगा था जिसे फूलों से सजाया हुआ था। ऋषभ सब देख समझ गया कि अवनी ने सब क्यों किया है। वो अवनी को कमर से पकड़ अपनी तरफ खिंचा जिससे अवनी उसके सीने से जा लगी। ऋषभ थोड़ा सिडेक्टिव आवाज में बोला, स्वीट हार्ट तुम तो मुझसे भागती रहती हो, आज खुद कैसे। ऋषभ इतना कहते कहते अवनी के काला बोन को किस करने लगा। अवनी की धड़कन रोलर कोस्टर की तरह चलने लगी। वो ऋषभ की खुशबू से वो मदहोश हो रही थी। फिर भी वो उसे रोकते हुए बोली, अपने डिनर नहीं किया, पहले हम डिनर करते हैं फिर ये सब कर लगे, अभी पूरी रात बाकी है। ऋषभ अवनी की बात सुन धीरे से बोला, स्वीट हार्ट आज मैं डिनर में तुम्हें हिखाऊंगा। इतना बोल वो वापस से उसे किस करने लगा। अवनी कुछ बोलने ही वाली थी कि ऋषभ ने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख किस करने लगा। वो उसे बहुत ही डीप और पैशनेटली किस कर रहा था। अवनी भी अब धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोने लगी। अब वो भी उसके किस का रिस्पॉन्स करने लगी। करीब आधे घंटे बाद जब अवनी को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो वो उससे दूर हुआ और उसे अपनी गोद में उठा बेड की तरफ ले जाने लगा। अवनी को बहुत शर्म आ रही थी इसलिए उसने ऋषभ के सीने में अपना सिर छुपा लिया। ऋषभ ने उसे बेड पर बैठाया और दोबारा से उसे किस करने लगा। किस करते करते ऋषभ ने अवनी को बेड पर लेटा दिया। फिर उसके लिप्स छोड़ उसके नेक और कॉलर बोन पर किस और बाइट करने लगा। उसके काटने से अवनी की आहें निकल रही थी जो कि ऋषभ को और एक्साइट कर रही थे। उसका एक हाथ अवनी के कमर पर चल रहे थे। वो उसे किस करना छोड़ एक बार अवनी को देखा जो आंखें बंद कर सब कुछ फील कर रही थी। अवनी को जब लगा ऋषभ उसे किस नहीं कर रहा तो उसने अपनी आंखें खोली तो देखा ऋषभ उसे बड़े प्यार से देख रहा था। ऋषभ बोला, मैं आगे बढ़ूं। अवनी इस पर शर्मा गई और अपनी पलकें नीचे कर ली। ऋषभ को अपना जवाब मिल गया था। वो फिर से अवनी को किस करने लगा।
अब ने अवनी को किस करते हुए उसे उल्टा कर दिया। उसके सामने इस वक्त अवनी की गोरी पीठ थी। ऋषभ अवनी की पिठ पर किस के साथ बाइट करने लगा, साथ ही उसके बेलाउज की डोरियां खोलने लगा। अवनी ऋषभ के हर एक किस के साथ सिहर रही थी और बाइट के साथ उसकी आहें निकल रही थी। वो अपनी आंखें बंद कर ऋषभ जो कर रहा था करने दे रही थी। ऋषभ ने धीरे धीरे उसके पूरे कपड़े निकाल दिए। अब अवनी को बहुत शर्म आ रही थी। उसे अपने दोनों हाथों से अपने चेस्ट को कवर कर लिया। ऋषभ उसको ऐसा करता देख अपनी सिडिक्टिव वॉइस में बोला, स्वीट हार्ट, मुझसे क्या शर्माना, मैं तुम्हारा पति हूँ। उसने उसके दोनों हाथ उसके सिर की पीछे ले जाके लॉक कर दिए और वापस से अवनी को किस के साथ बाइट भी करने लगा। साथ ही एक हाथ से उसके चेस्ट को भी मसलने लगा। ऋषभ बहुत ज्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। अवनी को बहुत दर्द हो रहा था। वो धीरे से बोली, प्लीज थोड़ा धीरे, दर्द हो रहा है। ऋषभ ने अवनी की बात पर ध्यान नहीं दिया और एक हाथ से उसके कमर और पेट पर चलाने लगा। ऋषभ धीरे धीरे अपना हाथ उसके निचले हिस्से में ले गया। जैसे ही अवनी को अपने निचले हिस्से में ठंड का एहसास हुए उसकी आंखें खुल गई और उसे उसकी बॉडी में एक करंट जैसा लगा। ऋषभ ने अवनी के नीचे के बचे हुए कपड़े भी फाड़कर फेंक दिए और उसके निचले हिस्से को सहलाना शुरू किया, जिससे अवनी की सांसें और तेज हो गई और उसकी सिसकियां निकलने लगी। उसकी आवाज सुन ऋषभ और एक्साइटेड हो गया और वो और जोर से सहलाने लगा। अवनी की बॉडी अब गर्म हो चुकी थी। अवनी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे रोकते हुए धीरे से बोली, अब और मत तड़पाए। ऋषभ उसकी बात का मतलब समझ गया। उस फट से अपने कपड़े उतरे और उसके ऊपर आया गया। उसने अवनी और खुद पे एक ब्लैकेट डाला, फिर उसके लिप्स पर लिप्स रखे और उसकी टेंगों को फैला, तेजी से अंदर इंटर हो गया। उसके इंटर होते ही अवनी की चीख निकली पर उसके गले में ही रह गई। भले ही वो अवनी का सेकंड टाइम था पर उसे अभी भी बहुत दर्द हुआ। अवनी के आंखों में आंसू आ गए। ऋषभ ने धीरे धीरे अंदर बाहर करना शुरू कर दिया। अवनी ऋषभ को रोकने की कोशिश कर रही थी पर ऋषभ कहाँ रुकने वाला था। ऋषभ उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे और डिप किस करने लगा। थोड़ी देर बाद अवनी का दर्द कम हो गया और वो भी ऋषभ का साथ देने लगी। अब वहां सिर्फ अवनी के सिसकियों की आवाजें आ रही थी। 2 घंटे बाद अवनी पूरी तरह से थक गई थी। वो ऋषभ से अपनी अलसाई आवाज में बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, अब छोड़ दीजिए। ऋषभ अपनी स्पीड और बढ़ाते हुए बोला, स्वीट हार्ट, अभी तो स्टार्ट किया है, तुम इतनी जल्दी थक गई। इस पर अवनी कुछ नहीं बोल पाई। उसे समझ आ गया था ऋषभ इतनी जल्दी उसे नहीं छोड़ने वाला। अवनी ने अपने आप को ढीला छोड़ दिया और ऋषभ को अपना काम करने दिया। एक बार फिर से वहां सिर्फ अवनी की सिसकियां सुनाई दे रही थी। रात 3 बजे ऋषभ पूरी तरह से सैटिस्फाइड हो गया। वो अवनी से अलग हुआ और उसके बगल में लेट गया। उसने अवनी और अपने को ब्लैंकेट से सही से कवर किया। अवनी इतना थक चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। ऋषभ ने उसकी आंखों पर किस किया और बोला, तुम ठीक हो? अवनी आंखें बंद करे ही बोली, आपने इतना परेशान किया है, ठीक कैसे रहूगी? उसकी बात सुन ऋषभ के फेस पर एक स्माइल आ गई और अवनी को अपनी बाहों में लेकर सो गया। अवनी ने भी उसे पकड़ सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग शुभ के 9 बज रहे होंगे। ऋषभ की नींद खुली। उसने अवनी को देखा जो किसी छोटे बच्चे की तरह उससे चिपक कर सो रही थी। ऋषभ उसके बालों को सहलाते हुए बोला, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट, अब उठ भी जाओ, देखा सुबह हो गई है। अवनी अपनी अलसाई आवाज में बोली, सोने दीजिए ना, रात भर भी सोने नहीं दिया था आपने। इस पर ऋषभ कुछ बोल नहीं पाया और अवनी को सोते हुए देखने लगा। तभी ऋषभ के फोन पर किसी का फोन आया। पहले तो ऋषभ ने इग्नोर किया पर बार बार फोन आने से वो भी इरिटेट हो गया। उसने फोन उठा देखा तो विवान का फोन था। उसने फोन पिक किया। उधर से विवान हड़बड़ाते हुए बोला, ऋषु, अवनी कहाँ है? ऋषभ बोला, अवनी मेरे साथ है। और क्या हुए, तुझे इतना परेशान क्यों लग रहा है? उधर से विवान गहरी सांस लेते हुए बोला, अच्छा है अवनी तेरे साथ है, मैं तो डर ही गया था, उसका फोन लग ही नहीं रहा था। ऋषभ बोला, अरे हुआ क्या है ये तो बता। विवान थोड़ा सीरियस होते हुए बोला, ऋषु, डेविड अवनी को पागलों की तरह ढूंढ रहा है। उसने अपने सारे आदमी मुंबई में बुला लिए हैं, यहाँ तक कि वो खुद मुंबई आ रहा है। मुझे डर लग रहा है अवनी ने उसके सारे बेस उड़ा दिए, कहीं उस वजह से तो नहीं वो अवनी को ढूंढ रहा है। इस पर ऋषभ बड़े शांत भाव से बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इतनी छोटी वजह से यहाँ नहीं आएगा, मामला कुछ और है। फिर उसने अवनी को देखा जो ऋषभ के फोन की आवाज से उठ चुकी थी और ऋषभ की बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। उधर से विवान बोला, ऋषु, मुझे भी वही लगत है, एक काम कर, तू अवनी से क्यों नहीं पूछता वो हमेशा डेविड के पीछे क्यों पड़ी रहती है, शायद हमें पता लग जाए वो यहाँ क्यों आया है। ऋषभ ने बस हम में जवाब दिया और फोन काट अवनी को अपनी बाहों में भर लिया। अवनी ने भी अपना सर उसके सीने पर रख बोली, क्या हुआ, आप इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं? इस पर ऋषभ बोला, कुछ नहीं, एक प्रॉब्लम हो गई है, वो सब छोड़ो, क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगी? अवनी ने अपना सिर उठा ऋषभ को देखा और बोली, अगर मुझे सवाल सही लगा तो जवाब जरूर दोगी। ऋषभ उसके बोलों को सहलाते हुए बोला, तुम हमेशा डेविड के पीछे क्यों पड़ी रहती हो, कोई बात है जिस वजह से तुम ऐसा करती हो? अवनी ऋषभ का सवाल सुन चुप हो गई, फिर थोड़ी देर में बोली, मुझे उसके काम अच्छे नहीं लगते इसलिए, और अब मैं आपके कोई सवालों का जवाब नहीं दूंगी। ऋषभ को अवनी की आंखों में कुछ और है दिख रहा था पर उसने इस वक्त कुछ ना बोलना ही सही समझा। ऋषभ का फोन दोबारा बजा। ऋषभ को लगा इस बार फिर विवान ही होगा। उसने बिना नाम देखे ही फोन उठा लिया और बोला, हाँ बोल, क्या हुआ अब?
उधर गीता जी, ऋषभ की मोम का फोन आया। थोड़ा गुस्से से बोली, कौन अपनी माँ से ऐसे बात करता है। ऋषभ अपनी माँ की आवाज सुन उठकर बैठ गया और एक बार फोन पर देखा जहां माँ नाम फ्लैश हो रहा था, फिर वापस कान पर लगाकर बोला, सॉरी मोम, मुझे लगा विवान है इसलिए ऐसे बोल दिया। उधर से गीता जी बोली, अच्छा तो तुम अपने दोस्तों से ऐसे बात करते हो। ऋषभ अपनी सफाई देते हुए बोला, नहीं नहीं मोम, सबसे नहीं, बस विवान से, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है ना, इसलिए सिर्फ उससे बात करता हूँ। फिर बात पालटते हुए बोला, अपने मुझे शुभ शुभ फोन क्यों किया, कुछ काम था क्या। गीता जी अपने सर पर मरते हुए बोली, अरे मैं तो भूल ही गई, मैंने तुझे इसलिए कॉल किया है कि कल तेरी बहन को देखने लड़की वाले आ रहे हैं और तू यहाँ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्या एक दिन के लिए आ जाएगा। ऋषभ बोला, मोम आप कैसी बात कर रही, मैं आ जाऊंगा, टेंशन मत लो आप। गीता जी खुश होते हुए बोली, मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कभी मना नहीं करेगा, अच्छा मैं फोन रखती हूँ, कल की बहुत सारी तैयारी करनी है, और फोन काट दिया। ऋषभ ने फोन साइड में रखा और अवनी को देखा जो कुछ पूछना चाह रही है। ऋषभ बोला, पूछो क्या पूछना है। अवनी ने एक सांस में बोली, मम्मी जी ने क्या बोला और आप मुझे कब सबसे मिला रहे हैं, मुझे सबसे मिलना है। ऋषभ ने अवनी को पहले ही सब सच बता दिया था कि उसके पापा का यहाँ कोई ट्रांसफर नहीं हुआ था, वो उसने सब झूठ बोला था। ऋषभ झुका और उसके लिप्स पर हल्की सी किस करते हुए बोला, मोम ने कल मुझे दिल्ली बुलाया है और तुम भी मेरे साथ चल रही हो। ऋषभ की बात सुन अवनी बहुत खुश हुई और उसके गले लग गई और बोली, सच में। हाँ सच में, ऋषभ बोला। थोड़ी देर वैसे ही एक दूसरे की बाहों में रहने के बाद ऋषभ उठा और अपने कपड़े पहन वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद अवनी भी बेड से उठी और कोजेट रूम से एक नाइट ड्रेस निकाल पहन ली। वो अपने बालों का अभी जुड़ाहे बना रही थी कि उसका फोन बजा। अवनी ने फोन पे फ्लैश हो रहे नाम को देखा और फोन पिक कर लिया। अवनी कुछ बोल पाती इससे पहले उधर से कोमल थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अवनी अंकल मुंबई आ रहे हैं तुझे लेने, उन्हें पता चल गया है तू यहाँ मुंबई में है। अवनी एक डेविल स्माइल के साथ बोली, आने दो, पापा को बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। अवनी की बात सुन कोमल फिक्र करते हुए बोली, अवनी तू क्या बोल रही है, अगर तू उनके हाथ लग गई ना तो वो फिर तुझसे वही सब कराएंगे जिससे तू भागकर यहाँ आई थी। अवनी बोली, ओहो कोमल कितना सोचती है तू, भूल रही है वो अब मुझे कहीं नहीं ले जा सकते क्योंकि मैं अब उनकी बेटी नहीं किसी की वाइफ हूँ। अवनी की बात सुन कोमल शांत हुई क्योंकि उसे ये पता था ऋषभ अवनी को कभी अपने से दूर नहीं जाने देगा और ना ही उस पे कोई आ जाने देगा। कोमल बोली, तो अब आगे क्या करना है। अवनी बोली, करना क्या, जस्ट वेट एंड वॉच, अब जो करना है डेट करेंगे। इतना बोल के अवनी ने फोन काट दिया क्योंकि ऋषभ बाथरूम से बाहर आ गया था। ऋषभ अवनी के पास आया और बोला, जाओ तुम भी रेडी हो जाओ, हमें कहीं जाना है। अवनी एक्साइटेड हो बोली, हम कहाँ जा रहे हैं। ऋषभ उसकी नाक खींचते हुए बोला, थोड़ा सब्र करो, जल्द ही पता चल जाएगा। अवनी ने अपने नाक ऋषभ के हाथों से छुड़ाई और उसे सहलाने लगी। फिर ऋषभ को घूर वो भी बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों रेडी हो नीचे आए। ऋषभ अवनी को सीधा कार की तरफ ले गया। दोनों कार में बैठ गए और ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद दोनों एक बड़े से मॉल के बाहर खड़े थे। ऋषभ ने अपना मास्क लगा लिया और अवनी ने भी एक मास्क लगा लिया। अवनी समझ नहीं पाई ऋषभ उसे यहाँ क्यों लाया है। वो ऋषभ को देख बोली, आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। ऋषभ बोला, अंदर चल के खुद देख लो। दोनों अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर पूरा माल खाली था। पूरे माल में सिर्फ ऋषभ के बॉडीगार्ड थे। अवनी ने हैरानी से पूछा, अपने पूरा माल क्यों खाली करा दिया। ऋषभ ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे भीड़ पसंद नहीं है इसलिए पूरा माल ही खाली करा दिया। अवनी बोली, पता नहीं कैसे ओनर इस बात के लिए मान गया। ऋषभ थोड़ा हंसते हुए बोला, मैं भला अपने आप को क्यों मनाने लगा। अवनी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, क्या ये माल भी आपका ही है। ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया। अवनी को ज्यादा हैरानी नहीं हुई क्योंकि यूं ही नहीं ऋषभ सबसे अमीर आदमी है। ऋषभ उसे एक लग्जरियस ज्वेलरी शॉप में ले गया और वहां खड़े सेल्स गर्ल से उसका ऑर्डर निकलने को बोला। सेल्स गर्ल दौड़ के गई और मैनेजर को बुला लाई। मैनेजर दोनों हाथ में एक एक बॉक्स लिए ऋषभ के पास आया और बोला, हेलो मिस्टर एंड मिसेज कुंद्रा, अपने आने की तकलीफ क्यों की, आप बता देते हम खुद आपके घर भिजवा देते। जवाब में ऋषभ ने एरोगेंटली बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं। फिर दोनों बॉक्स उसके हाथ से ले लिया और एक एक बॉक्स खोल अवनी को दे बोला, ये तुम्हारे लिए। अवनी ने बॉक्स के अंदर देखा तो वहां एक बॉक्स में बहुत ही खूबसूरत डायमंड नेकलेस था और दूसरे में डायमंड इयररिंग थी। अवनी दोनों देख बहुत खुश हो गई और बोली, क्या ये सच में मेरे लिए है। ऋषभ ने हाँ में सिर हिला दिया। अवनी ने दोनों बॉक्स से ज्वेलरी निकाला और पहनकर देखने लगी। ऋषभ ने उसकी पहनने में हेल्प की। पहनकर उसने खुद को शीशे में देखा तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वो शीशे में ऋषभ को देखते हुए बोली, वैसे आपको कैसे पता कि मुझे ये सब भी पसंद है। ऋषभ अवनी अपनी तरह घुमा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और ये नेकलेस इसलिए है क्योंकि कल तुमने मुझे पूरी तरह से अपना हस्बैंड मान लिया। अवनी ऋषभ की बात सुन शर्मा गई। दोनों वहां से एक रेस्टोरेंट की तरह चल दिया। दोनों ने लंच किया और ऋषभ ऑफिस के लिए और अवनी कोमल से मिलने चली गई। कुंद्रा इंडस्ट्रीज।
ऋषभ ऑफिस में बैठा अपना काम कर रहा था कि तभी विवान ने गेट नॉक किया। ऋषभ ने कमिंग बोला। विवान अंदर आया और ऋषभ के सामने वाली चेयर पर बैठ गया और स्माइल करने लगा। ऋषभ ने उसे हंसता देख बोला, क्या हुए, ये बंदर की तरह दांत क्यों दिखा रहा है। उसकी बातें सुन विवान का मुंह बन गया और बोला, ऋषु तूने तो अवनी से शादी कर ली यार, अब मेरा भी कुछ सोच। ऋषभ विवान की बात सुन अपनी एक आईब्रो उठा बोला, तेरे बारे में क्या सोचूं, जा तू भी कोमल से शादी कर ले। विवान चिढ़ते हुए बोला, ऋषु कोमल अवनी की तरह नहीं है, अगर मना कर दिया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। ऋषभ विवान की बात सुन बोला, देख जो भी हो अभी से ये सोच के क्यों बैठा है कि वो मना है करेगी, क्या पता हाँ है बोल दे। विवान थोड़ा सोचते हुए बोला, हाँ ऋषु तू शायद सही बोल रहा है, मुझे एक बार रिस्क लेना चाहिए और उससे पूछ ही लेना चाहिए। ऋषभ बोला, ये हुई ना बात। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए बोला, डेविड की क्या खबर है। विवान भी सीरियस हो बोला, डेविड मुंबई आ चुका है और अवनी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। फिर कुछ याद आते बोला, अवनी कहाँ है, वो तो तेरे साथ थी ना। वो कोमल के घर गई है कुछ काम से। ऋषभ बोला। विवान बोला, तू उसे अकेले कैसे भेज सकता है, तुझे पता है न डेविड के आदमी हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। ऋषभ उसे शांत कराते हुए बोला, शांत हो जा, मेरे बॉडीगार्ड सीक्रेटली उसके साथ है, वो मुझे पल पल की खबर दे रहे हैं। विवान उसकी बात सुन शांत हुआ कि तभी ऋषभ का फोन रिंग हुआ। ऋषभ ने नाम देखा और फट से फोन पिक कर लिया। उधर से आधमरी सी डरी हुए आवाज आए, बॉस मैम को डेविड के आदमियों ने किडनैप कर लिया। ऋषभ इतना सुन गुस्से से बोला, बेवकूफो तुम लोग क्या कर रहे थे। वो आदमी और डर गया, फिर भी हिम्मत कर बोला, बॉस डेविड के आदमियों ने हम पर अचानक से हमला कर दिया था, जिससे मेरे सारे साथी मारे जा चुके हैं और मुझे भी वक्त पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो मैं भी नहीं बचूंगा। ऋषभ बॉडीगार्ड की बात सुन शांत लहजे में बोला, 10 मिनट में तुम्हारे पास मेडिकल टीम आ जाएगी, तब तक जिंदा रहो। और ऋषभ ने फोन काट दिया। विवान जो ऋषभ को गुस्से में देख समझ गया था कुछ तो गड़बड़ हुई है, वो बोला, ऋषु क्या हुआ। ऋषभ उसे देखते हुए थोड़ा गुस्से में बोला, डेविड ने अवनी और कोमल को किडनैप कर लिया है। विवान ऋषभ की बात सुन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे हो गया, तेरे बॉडीगार्ड थे न उनके साथ। ऋषभ बोला, हाँ थे, पर डेविड के अदमियों के अचानक हमले से वो लोग संभल नहीं पाए और सभी मारे गए। तू एक काम कर, जल्दी से अपनी मेडिकल टीम को उनके लोकेशन पे भेज, वहां एक इंसान जिंदा है। विवान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को मैसेज कर दिया। फिर ऋषभ को देख बोला, अब क्या करना है। ऋषभ विवान को देख बोला, करना क्या है, अवनी और कोमल को डेविड के चांगुल से छुड़ाना है। विवान थोड़ा सोचते हुए बोला, पर उनकी लोकेशन ढूंढने में हमें टाइम लग जाएगा। ऋषभ बोला, बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। विवान बोला, कैसे। ऋषभ ने अपने फोन में एक ऐप खोला और विवान को दिखाया, उसमें लोकेशन अंधेरी के किसी सुनसान इलाके की थी। विवान वापस उसे देख बोला, तुझे कैसे पता ये उसी की लोकेशन है। ऋषभ बोला, क्योंकि मैंने अवनी जो मंगलसूत्र पहनाया था वो एक ट्रैकिंग डिवाइस है जो मैंने स्पेशली अवनी के प्रोटेक्शन के लिए बनवाया था। विवान ने हम बोला, फिर पूछा तो चले फिर। ऋषभ बोला, स्कॉट टीम को लोकेशन भेज दो और बोल दो जब तक हम नहीं आ जाते कोई अंदर नहीं जाएगा। विवान ने किसी को फोन किया और ऋषभ के साथ चल दिया। सुनसान खंडर विला में अवनी बेहोश एक चेयर पर बंधी हुई था और उसके बगल में कोमल भी एक चेयर पर बंधी हुई थी। तभी अवनी को हल्का हल्का होश आया। उसने अपनी आंखें जैसे ही खोली तो वो पहले तो अपने आप को अनजान जगह देख डर गई, फिर याद आया कि उसे तो उसके डेड के अदमियों ने किडनैप किया है। वो आराम से बैठ गई और एक जोरदार लात मार के कोमल को उठाया लगी। लातपन से कोमल को भी होश आया। कोमल ने भी जब आंखें खोली तो डर गई, पर उसे भी सब याद आते ही शांत हुई और अवनी को देख बोली, बोल कर भी उठा सकती थी, इतनी जोर जोर से लात मारने की क्या जरूरत थी, आउच लग गई। अवनी उसे चिढ़ाते हुए बोली, तू सोई नहीं थी जो बुलाकर उठाओ, बेहोश थी। कोमल बोली, हाँ तो क्या हुआ, तू बुलाकर तो देखती मैं उठ जाती। अवनी उसे घूरते हुए बोली, तू बड़ी जल्दी पिछली बार का भूल गई। अवनी की बात सुन कोमल को याद आया पिछली बार क्या हुआ था। फ्लैशबैक, कोमल को उनके दुश्मनों ने किडनैप कर एक कमरे में रखा था। अवनी जब उसके पास पहुंची थी तब वो बेहोश थी। अवनी ने उसे उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि जूता भी सुंघाया, पर कोमल को होश नहीं आया था और हार मान अवनी को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। फ्लैशबैक एंड, कोमल अवनी को देख दांत दिखा बोली, वो तो एक बार हुआ था, हर बार थोड़ी ना होगा। वो लोग अभी बात है कर रहे थे कि किसी ने गेट खोला। गेट खुलते ही कई सारे लोग अंदर आए और अवनी को कोमल को घेर कर खड़े हो गए। अवनी तो एकदम शांत थी, वही कोमल को डर लग रहा था। तभी एक 50 साल का बूढ़ा अंदर आया और अवनी के सामने एक चेयर रख बैठ गया और अवनी को देखने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव था, पर आंखों में अपनी बेटी देखने की अलग ही खुशी। वही हाल अवनी का भी था, चेहरे पर कोई भाव नहीं, पर अपने डेट को 3 साल बाद देखकर उसकी आंखें नम हो गई। डेविड ने बड़े प्यार से अवनी का नाम पुकारा, अवनी। अवनी जिसकी आंखें नम थी, अपना नाम सुन उसके आंखों से आंसू की एक बूंद गिर गई। भले अवनी अब अपने डेट से कितनी भी नफरत करती हो, पर पहले वो उनसे प्यार भी सबसे ज्यादा करती थी, जब तक उसे ये नहीं पता चला कि उसके डेट क्या काम करते हैं।
डेविड उसे रोता देख उसके आंसू पूछे और बोला, बेटा कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें कितना नहीं ढूंढा, तुम्हें पता भी है तुम्हारे बिना ये 3 साल काटना कितना मुश्किल था। डेविड का छूना अवनी को पसंद नहीं आया। उसने अपना मुंह एक साइड कर लिया और चिल्लाते हुए बोली, अब क्या चाहते हैं आप? ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? आपको तो बस मुझे यूज करना था। वो अपने किया भी, वो भी बहुत अच्छे से। अवनी की बात सुन डेविड को भी गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, अवनी क्या बोल रही हो तुम? मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी बेटी का कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? अवनी डेविड की बात सुन हंसते हुए बोली, अच्छा दिखावा कर लेते हो डेट, पर अब मैं आपके झांसे में नहीं आने वाली। अपने मुझसे ऐसे ऐसे काम करवाए हैं जो मैं काबक करने का सोच भी नहीं सकती। डेविड गुस्से में बोला, मैं तुम्हें कोई झांसा देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें यहाँ लेने आया हूँ और हम आज ही यूएसए चले गए। मैंने तुम्हारे लिए लड़का देखा है। अवनी एक तंज हंसी हंसते हुए बोली, ओह अच्छा तो ये बात है, मेरी शादी करनी है आपको, तभी मुझे खुद लेने आए हो? पक्का इस शादी से भी आपको कोई फायदा हो रहा होगा? फिर थोड़ा रुक बोली, वैसे मैंने आपके प्लेन पर पहले ही पानी फेर दिया। डेविड अवनी की बातों से गुस्सा तो था पर कुछ नहीं बोला, बट लास्ट वाली बात सुन कंफ्यूज होते हुए बोला, तुमने मेरे कौन से प्लेन पर पानी फेर दिया? अवनी बोली, मैंने शादी कर ली है। ये बात सुन डेविड तो हक्का बक्का हे रह गया। उसने अवनी को ध्यान से देखा तो उसकी मांग में सिंदूर था और गले में आर के नाम का पेंडेंट। डेविड का ध्यान अवनी के सिंदूर और पेंडेंट पर पहले इसलिए नहीं गया क्योंकि अवनी थोड़ी अंधेरी जगह पर थी। फिर डेविड गुस्से से बोला, कौन है तुम्हारा पति? किसकी इतनी हिम्मत जो बिना मेरी मंजूरी के तुमसे शादी कर ले? तभी उस रूम का गेट जोरदार आवाज के साथ टूटा। ऋषभ और विवान अंदर आए। डेविड के आदमी उन पे गोली ही चलाने वाले थे कि डेविड ने उन्हें रोक दिया क्योंकि डेविड ने आरके को देख लिया था। ऋषभ सीधा डेविड के सामने आके खड़ा हो गया और उसकी आंखों में देखने लगा। डेविड भी उसकी आंखों को देखा। डेविड को उसकी आंखें देखकर डर लाने लग रहा था क्योंकि ऋषभ की आंखों में बेहिसाब गुस्सा दिख रहा था। डेविड को हल्का हल्का पसीना आने लगा। अवनी उसे डरा देख एक डेविल साथ बोली, मिस्टर डेविड मिल लीजिए मेरे हस्बैंड से। अवनी की बात सुन डेविड की आंखें बाहर आने को थी। वो कभी ऋषभ को देखता तो कभी अवनी को। अवनी उसे हैरान देख डेविल स्माइल कर रही थी। तभी ऋषभ की डरवानी आवाज आए, मिस्टर डेविड आपने जो भी अब तक किया मैं उसे भूल जाऊंगा, बस मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना। इतना बोलकर वो चुप हो गया। डेविड को डर तो लग रहा था फिर भी वो हिम्मत कर बोला, अगर मैं छोड़ दूं तो? ऋषभ एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तो उसके जिम्मेदार आप होगे। तभी बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आई और एक ही मिनट में डेविड के 200 से भी ज्यादा आदमी जमीन पर थे। डेविड को तो कुछ समझ ही नहीं आया अभी 1 मिनट पहले क्या हुआ। ऋषभ उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख बोला, मिस्टर डेविड ये बस ट्रेलर है। अगर अपनी जान और बिजनेस प्यारा है तो मेरी वाइफ को छोड़ दो वरना कल तक आपका और आपके बिजनेस का नमो निशान नहीं होगा। डेविड ऋषभ की धमकी सुन अंदर तक कांप गया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ऋषभ इतना पावरफुल होगा। उसने आज तक बस उसका नाम सुना था और उसके कारनामों के किस्से, पर आज उसके इतने सारे आदमियों को सिर्फ 1 मिनट में ढेर होता देख वो समझ गया ऋषभ उसकी सोच से ज्यादा पावरफुल है। डेविड को तभी कुछ याद आया और ऋषभ की तरफ देख एक डेविल स्माइल दिया। ऋषभ उसे हंसता देख बड़ा हैरान हुआ। वो अपने दोनों हाथ जेब में डाल बोला, मिस्टर डेविड आप हंस क्यों रहे हैं? डेविड बोला, अरे दामाद जी आप अपने ससुर को हिजान से मारने की धमकी दे रहे हो, आप ले जा सकते हो अपनी बीवी को। ऋषभ डेविड की बात सुन खुद हैरान हो गया। वो चिल्लाते हुए बोला, क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? डेविड एक डेविल स्माइल के साथ बोला, ओहो दामाद जी आप अपनी बीवी से ही क्यों नहीं पूछ लेते? ऋषभ ने अवनी की तरफ देखा जो अपना मुंह नीचे कर बैठी थी। ऋषभ उसे देख समझ गया कि डेविड सही बोल रहा है। फिर उसने डेविड की आंखों में देख बोला, मिस्टर डेविड मैं आपको बाद में देखता हूं। फिर वो अवनी के पास गया और उसके हाथ पैर खोल दिए। खुलते ही अवनी ऋषभ से गले से लगा लिया। ऋषभ ने भी उसे गले से लगा लिया। फिर उसे गोद में उठा बाहर जाने लगा। जाते जाते उसने विवान को एक इशारा कर दिया। विवान इशारा समझ डेविड के पास आया और बोला, मिस्टर डेविड आर के आपसे मिलके बात करेगा तब तक आप चुपचाप रहेंगे। फिर वो कोमल के पास गया और उसे खोलने लगा। जैसे ही रस्सी खुली कोमल ने उसका कॉलर पकड़ बोली, इतनी देर से खड़े खड़े क्या देख रहे थे, मेरा हाथ नहीं खोल सकते थे? और विवान को एक साइड झटक कर उठी और जाने लगी। विवान को तो समझ ही नहीं आ रहा था इसे अब क्या हो गया। वो भी वहां से उठा और बाहर जाने लगा। उनके जाने के बाद डेविड वापस से चेयर पर बैठा और एक सिगार जला बड़े बड़े कस लेने लगा। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। अवनी कोमल ऋषभ विवान चोरों बाहर आए और ऋषभ की बेंटले में बैठ गए। कोमल विवान आगे और ऋषभ अवनी पीछे। अवनी ऋषभ से अपनी नजरें चुरा रही थी। वही ऋषभ उसे ऐसा करता देख गुस्से से बोला, थोड़ा मुझे भी कुछ समझाओगी क्या चल रहा है? अवनी को अब ऋषभ से डर लग रहा था फिर भी बहुत हिम्मत कर बोली, मैं आपको सब बताऊंगी पर आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। ऋषभ को गुस्सा तो आ रहा था पर फिर भी उसने हम में जवाब दिया। अवनी अपना सिर नीचे कर बोलना शुरू की, मिस्टर डेविड सच में मेरे डैड है। मैं और वो यूएसए में रहते थे। मेरी मोम नहीं है इसलिए मेरे डैड ने ही मुझे पाला पोषा था, जिसकी वजह से मुझे सबसे ज्यादा लगाव उन्हीं से था। सब सही चल रहा था पर एक दिन उन्हें पता चला कि मुझे हैकिंग आती है तो उन्होंने मेरा माइंड वॉश कर दिया।
वो मुझे जो भी करने को बोलते मैं बिना कुछ सोचे कर देती थी, पर जब मुझे पता चला कि वो मुझसे जो भी काम करते वो सब गलत काम है तो मैंने उन्हें करने को माना कर दिया। पर उन्होंने मुझसे जबरदस्ती गलत काम करने लगे। फिर एक दिन मैं किसी तरह से उनसे भागकर इंडिया आ गई। वहां से भागने में मेरी मदद कोमल ने की। मैं यहाँ उनसे चुप कर रहती थी, पर कल के ब्लास्ट के बाद डेड को पता चल गया कि मैं इंडिया में हूँ तो वो मुझे वापस लेने आ गए। ऋषभ अवनी की बात सुन बोला, तो तुम्हें मुझे तो बता देना चाहिए था, तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। अवनी एक मासूम सा फेस बना, अपने कान पकड़ बोली, सॉरी, आगे से मैं आपको सारी बातें बता दूंगी। अगर आपको हमारी कहानियों में मज़ा आया और आप ऐसी और जादुई दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सफ़र का हिस्सा बने। हर कहानी को लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इस खुशी को फैलाएं। आपके कमेंट हमें बेहतर बनाने में मदद करते हैं, तो अपनी राय ज़रूर दें।